हेलो एवरीवन। तो चलो यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 11 या यूं कहूं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर आज हम लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है यार क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, यानी कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे हमें आज बात करनी है। ये टॉपिक काफी लोगों को कंफ्यूजिंग भी लगता है, ऊपर से निकल जाता है, समझ नहीं आता है और डर भी लगता है इस टॉपिक से, और लगना भी चाहिए। बोहर साहब ने इस पे बहुत एक फेमस कोट दिया हुआ है कि इफ यू आर नॉट कंफ्यूज इन ए क्वांटम फिजिक्स देन दैट मीन्स यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। कि अगर आप क्वांटम फिजिक्स में कंफ्यूज नहीं हुए, इसका मतलब आपको क्वांटम फिजिक्स समझ ही नहीं आई है। मतलब क्वांटम फिजिक्स में कंफ्यूज होना ही क्वांटम फिजिक्स को समझने की एक शुरुआत होती है। लेकिन ये सब बातें जो हैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं। जेई मेंस की बात करूं, नीट की बात करूं और जेई एडवांस की बात करूं, इस लेक्चर के बाद जेई एडवांस का जितना मर्जी टफ क्वेश्चन हो वो आपसे सोल्व हो जाएगा, बस इतना बोलूंगा। ठीक है, जेई और मेंस और नीट की तो फिर बात ही अलग है। ठीक है, जब जेई एडवांस हो जाता है फिर नीट और जेई मेंस तो हो ही जाएगा। तो बस इतना बोलूंगा कि इस लेक्चर के बाद आपका जेई एडवांस इनफैक्ट ओलंपियाड के क्वेश्चन भी इजीली हो जाएंगे। ठीक है, और हमें मतलब तो भी जेई एडवांस ही है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स हमारा लेवल जेई एडवांस ही है। ठीक है, काफी बच्चे नीट के होंगे, कुछ जेई एडवांस के होंगे। तो इस लेक्चर के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अपने आप ही ऐसे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व करोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर कितना है आपका 11, राइट। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हेडिंग डाल लो, कॉपी पेन निकाल लो, फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 11 और हमें आज बात करनी है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। ठीक है, स्क्रोडिंगर, ठीक है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसका हम हल्का फुल्का क्वांटम नंबर की शुरुआत में देख चुके थे, आज हम इसको पूरा डिटेल में कर देंगे, है ना। हल्की फुल्की हमने शुरुआत कर दी थी, हल्का फुल्का आपको आइडिया होगा कि क्या थी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, लेकिन इसमें अब हम डिटेल में देख लेंगे। अच्छा, तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पहली बार स्क्रोडिंगर भाई साहब ने दी थी। ठीक है, बोहर्स के मॉडल के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर कंसीडर किया था, लेकिन बाद में जाके पता लगा कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, वेव की तरह भी। किसने बताया था? डी ब्रोगली भाई साहब ने, कि कोई भी चीज मोशन में होगी तो उसमें वेव नेचर होगा, राइट। तो जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये हमारी पार्टिकल के वेव नेचर पे डिपेंड करती है, मतलब ड्यूअल नेचर पे डिपेंड है मॉडल था आपका। जो इसी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है जो एटम का, उसी की मेन कोर इक्वेशन है। इसी को समझ लो, फिर मतलब आपको क्वांटम फिजिक्स समझ आ गई या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझ आ गया, राइट। इन्होंने क्या कहा था कि एटम का एक वेव नेचर होता है, एटम का पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मॉडल दिया था, जिसके लिए इन्होंने यूज की थी इक्वेशन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। पहली बात, इक्वेशन क्या थी? ठीक है, इक्वेशन आपने देखी थी उस दिन भी, देखी थी भाई, बोलो। ऐसी इक्वेशन कुछ देखी थी आपको? मैंने बताई थी जब क्वांटम नंबर्स हम कर रहे थे, तब मैंने आपको बताई थी। ठीक है, आपको याद होगा। देखते हैं अब इसी को आप हम डिटेल में देखेंगे, है ना, कि इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। इसके ग्राफ्स देखेंगे कि ग्राफ क्या क्या होते हैं। ठीक है, सब देख डालेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ए है आपकी, बहुत छोटी सी इक्वेशन है ना तो ए है आपकी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ए है आपकी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसमें ये जो आपका त्रिशूल है इसको हम बोलते हैं साई, इसको हम बोलते हैं साई, है ना। पी इसमें साइलेंट होता है, इसको हम बोलते हैं साई। अच्छा, ये एक्चुअल में होता क्या है? एक वेव फंक्शन होता है। क्या होता है? वेव का फंक्शन होता है ना। जैसे आपने फंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा मैथ में, अगर मैथ वाले स्टूडेंट होंगे, तो
वेव का एक फंक्शन होता है, वेव का एक फंक्शन होता है, तो साई को हमने रिप्रेजेंट किया वेव फंक्शन से, ठीक है, वेव फंक्शन को हमने साई से रिप्रेजेंट किया। देखो जितना मैं इसमें बोलूंगा उतना ही बस सुनते जाना, अपना कुछ दिमाग ना लगाना, ठीक है, खुद से कुछ भी सोचने ना लग जाना, जितना मैं बोलूं बस वही आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, उतना ही समझना है आपको, ठीक है। तो साई आपका वेव फंक्शन होता है जिस, और एम आपका क्या है इधर, ये जो एम है आपका, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच तो आपको पता ही है प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, एच आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, और ई क्या है आपकी, ई है आपकी टोटल एनर्जी, ठीक है, ई है आपकी टोटल एनर्जी, यू है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, यू है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक बात है। अच्छा ठीक है, तो हमने साई का डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है, ये चीज है हमारी इक्वेशन है फिलहाल। अच्छा, इसी इक्वेशन को मैंने बताया था, मैंने एक चीज आपको वैसे ये भी बताई थी कि इसी इक्वेशन को हम जब सिंप्लीफाई करते हैं, इसी इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास दो चीजें आती हैं, है ना। इसी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखते हैं, ठीक बात है। इसी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखते हैं, है ना। ई वाली टर्म एक तरफ रहने दो, साई वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, उसके बाद जो है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके यही इक्वेशन को हम सिंपल छोटे वर्जन में ऐसे लिख सकते हैं। ये इसकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन है ना। बस ई को एक साइड रखो और बाकी साई वाली जितनी भी टर्म्स हैं सारी उनको उस साइड ले जाओ, उसको फिर ऐसे सिंप्लीफाई करके ऐसे हम लिख देते हैं, जिसमें आपका ये एच डैश क्या है, ये एच कैप जो है ये है आपका क्या, हैमिल्टन, इसको बोलते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर। इसके बारे में भी हमने हल्की सी बात कर ली थी कि जस्ट एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई आपका ऑपरेटर होते हैं, वैसे ही ये आपका एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हम हैमिल्टन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। ई इसमें आपको एनर्जी पता ही है, साई आपको पता है कि साई वेव फंक्शन है आपका, ठीक बात है। अच्छा, अब इतना आपको पता है, और इस इक्वेशन में मतलब इस इक्वेशन से हमें यह समझ आ रहा है, जो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है इससे हमें यह समझ आ रहा है कि इस जो आपकी ये पूरी इक्वेशन है, ये जो स्क्रोडिंगर पूरी इक्वेशन है, इसमें से आपको ना अलग अलग साई की वैल्यू मिलती है, अलग अलग साई की वैल्यूज मिलती हैं, ठीक बात है। और ये हर एक साई के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी की कुछ वैल्यू मिलती है, हमें अलग अलग एनर्जी लेवल्स की वैल्यू मिलती है। हर एक साई के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ एनर्जी की वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो हमें कुछ एनर्जी की वैल्यू मिलती है, ठीक बात है। अच्छा, सो ठीक है, आपको इतना समझ आ गया कि हर एक साई के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ एनर्जी की वैल्यू मिलती है, जिसको हम एनर्जी लेवल्स भी बोल देते हैं ना, कि एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स क्या क्या है। और जो ये आपका जो साई था, साई जो था ये आपका, इसको जब हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ कांस्टेंट मिलते हैं, जिनको हमने बोला था वो कांस्टेंट हमारे थे NLM, है ना। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ कांस्टेंट मिलते हैं कि जो साई जो है वो इन चीजों पे हम डिपेंड होता है, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करते के टाइम हमें कुछ नेचुरली कुछ कांस्टेंट वैल्यूज मिलती हैं, और उन कांस्टेंट वैल्यू को हमने बोला था NLM, और यही क्या थे आपके क्वांटम नंबर्स थे, यही आपके क्वांटम नंबर्स थे। तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही आपके क्वांटम नंबर्स का जन्म हुआ था, ठीक बात है। जो आपके स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो इनको जब नेचुरली हम सॉल्व करते थे तो नेचुरली हमें एक नेचुरल कंसिक्वेंस से ही हमें एक इनके कुछ हमें कांस्टेंट मिलते थे, जिनको हमने नाम दिया था क्वांटम नंबर्स। और इनके बारे में हम डिटेल में देख चुके हैं कि n क्या होता है, l क्या होता है, m क्या होता है, सब देख चुके हैं, ठीक है। n से आपका शेल पता लगता है, l से आपका सब शेल पता लगता है, और m से आपका ऑर्बिटल के बारे में पता लगता है, ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल के बारे में पता लगता है, राइट। ये सब हम देख चुके हैं। अच्छा, और इतनी बात वैसे हम पहले भी क्वांटम नंबर चैप्टर के टाइम, और जब हम क्वांटम नंबर लेक्चर ले रहे थे उस टाइम कर चुके थे। तो ये तो अभी जस्ट आपकी एक रिवीजन ही हुई है, देखा जाए, ठीक है, कि आपकी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, सिंप्लीफाई वे में ऐसे लिखते हैं, इससे जब सोल्व करते हैं तो अलग अलग हमें साई की वैल्यू मिलती है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जीज होती है, और जो हमारे इसमें
इसमें से ही हमें कुछ कांस्टेंट वैल्यूज मिलती हैं जिनको हम n l m से डोनेट करते हैं और यही हमारे क्वांटम नंबर्स हैं। तो क्वांटम नंबर्स का जन्म हुआ था स्क्रोडिंगर इक्वेशन से। बस कौन से क्वांटम नंबर का नहीं हुआ था? स्पिन क्वांटम नंबर का। स्पिन क्वांटम नंबर स्क्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं आया था, उसको किसी दूसरे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, राइट। तो कभी कभी ये क्वेश्चन अगर पूछें तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसी क्वेश्चन आ गया कि कौन सा रिजल्ट नहीं, कौन सा क्वांटम नंबर नहीं इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ ए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो कौन सा क्वांटम नंबर है जो कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिला था हमें? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक बात है। अच्छा, तो इतना आपको समझ आ गया था। अब बात करते हैं आगे, हल्का सा चलते हैं, अब थोड़ा आगे जाते हैं। इतना तो आपको पता ही था। अब जो ये आपका वेव फंक्शन है ना यार, अब जो ये आपका वेव फंक्शन है साई, जिसको हमने वेव फंक्शन से डोनेट किया है, ये वेव फंक्शन आपका फर्दर दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये वेव फंक्शन को हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं रेडियल वेव फंक्शन, एक को हम बोल सकते हैं रेडियल वेव फंक्शन, और एक को हम बोल सकते हैं एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन, है ना। रेडियल वेव फंक्शन सिंपली मतलब वेव फंक्शन को फर्दर हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है रेडियल वेव फंक्शन, एक है एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन क्या है? जो कि न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता हो, वो वाला फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो न्यूक्लियस से कितनी दूरी है उस पर डिपेंड करता हो, उसको बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन मतलब आर पे डिपेंड करता है कि रेडियल डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस से। अच्छा, एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड करता है थीटा पे, है ना, कि एंगल ओरिएंटेशन वगैरह कैसी है ऑर्बिटल्स की, या इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, कैसे ओरिएंटेशन वाले ऑर्बिटल में घूम रहा है। तो जो एंगुलर वेव फंक्शन है ये आपका डिपेंड करता है थीटा या ओमेगा पे, है ना, या थीटा या ओमेगा वाली टर्म्स होती हैं। मतलब रेडियल वेव फंक्शन में आर वाली टर्म्स होती हैं। जब आप रेडियल वेव फंक्शन देखोगे, आपको देखना नहीं है, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। रेडियल वेव फंक्शन आपका आर वाली टर्म से डोनेट किया जाता है। मतलब जब रेडियल वेव फंक्शन की आप इक्वेशन देखोगे तो उसमें आर वाली टर्म्स होती हैं, और एंगुलर वेव फंक्शन के टर्म्स में थीटा और ओमेगा वाली टर्म होती हैं, और इन दोनों के मिल के ही आपकी वेव फंक्शन बनता है। इन दोनों को मिला देते हैं जब, तभी आपका वेव फंक्शन बनता है। मतलब रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन जब कंबाइन होते हैं तब आपको वेव फंक्शन मिलता है। या यूं कहूं कि वेव फंक्शन दो पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एक रेडियल वेव फंक्शन, एक एंगुलर वेव फंक्शन। अच्छा, जो रेडियल वेव फंक्शन है ना यार, ये जो आपका रेडियल वेव फंक्शन है ये डिपेंड करता है n और l पे। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे और एजुमुथल क्वांटम नंबर पे। और जो एंगुलर वेव फंक्शन है ये आपका डिपेंड करता है एल और एम पे, मतलब एजुमुथल क्वांटम नंबर पे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। तो इतना बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन दो पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एक रेडियल वेव फंक्शन, एक एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन आर पे डिपेंड करता है, थीटा ओमेगा पे, और ये डिपेंड करता है कि कौन कौन से क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, ए एन और एल पे डिपेंड करता है, ए एल और एम पे डिपेंड करता है। ठीक बात है। अच्छा, इतना आपको समझ आ गया, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया कि ये चीजें होती हैं। अभी तक हमने इतना चीजें देखी। और जो ये आपका जो साई है ना, इस साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। मतलब क्या कि इससे हमें कुछ फिजिकली पता नहीं चलता, इससे हमें कुछ ऐसा नहीं पता लगता कि इससे हमें कोई एनर्जी मिल जाए या रेडियस मिल जाए, ऐसी कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इससे हमें कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिलता। फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब क्या? जिसको हम फिजिकली महसूस कर सकते हो, जिसको हम फिजिकली महसूस कर सकते हो। बस ये तो एक वेव फंक्शन है ना, ये तो बस एक यार वेव फंक्शन है ना, इससे हमें कुछ फिजिकली पता नहीं लगता है, हमें कुछ फिजिकली दिखने को नहीं मिलता, फिजिकली इसका कुछ हमें असर नहीं देखने को मिलता है, बस एक जस्ट एक वेव फंक्शन है, राइट। लेकिन इसका जो स्केयर होता है, इसका जो स्केयर होता है, साई का स्केयर है ना, साई का स्केयर जो होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। क्योंकि जो साई स्केयर होता है ना, जो साई स्केयर होता है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या
प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन around the nucleus at any point, ठीक है। साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, हमें कुछ बताता नहीं है, ठीक है, बस एक वेव फंक्शन है। लेकिन जो साई स्केयर होता है, एक्चुअल में जो साई है ना, ये वेव का एक्चुअल में एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जो ये आपका, जैसे आपकी वेव है, अगर इस टर्म में देखूं तो साई जो है आपका एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जो ये आपका एम्पलीट्यूड होता है ना, कितनी मैक्सिमम हाइट है, तो ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है साई, ठीक है। और इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस, हमें कोई फिजिकल असर नहीं दिखता है इसका, है ना, फिजिकली हम कुछ महसूस नहीं कर पाते इस चीज से, क्योंकि एम्पलीट्यूड से आपको क्या ही पता लगेगा यार, ठीक है। लेकिन जो साई स्केयर होता है, साई स्केयर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, और साई स्केयर को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आज से आपको रटा जाना चाहिए। साई स्केयर होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे जब मैं आपको वेव ऑप्टिक्स कराऊंगा ना, तो उधर मैं बताऊंगा कि एम्पलीट्यूड का जो स्केयर होता है वो इंटेंसिटी होता है, तो एक्चुअल में इंटेंसिटी ही है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब उसी को हम अपने इस टर्म में लिख रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखे तो उसे हम बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये एक्चुअल में इंटेंसिटी की बात हो रही है। वेवलेंथ जो आपका एम्पलीट्यूड का जब हम स्केयर कर देते हैं उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। वेव, हम जब वेव ऑप्टिक्स करेंगे उधर देखेंगे। फिलहाल अभी हम इसके अकॉर्डिंग स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें, उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस में बात करें, तो साई स्केयर जो होता है उसको हम बोलेंगे आज से कि इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एट एनी पॉइंट, कि न्यूक्लियस के आले दुआले किसी इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना कितनी है, ये आपका साई स्केयर रिप्रेजेंट करता है। ये आपका साई स्केयर रिप्रेजेंट करता है, ठीक बात है। मतलब इनके इसी कंसेप्ट से ऑर्बिट का कंसेप्ट खत्म हुआ था और ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया था। क्योंकि ऑर्बिट, बोहर भाई साहब ने तो बोला था कि आपका इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ में घूमेगा, एक पर्टिकुलर फिक्स एनर्जी वाले पाथ में घूमेगा जिसका रेडियस भी फिक्स होगा। इन्होंने बोला नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, एक पर्टिकुलर रीजन में कहीं भी घूम सकता है, एक 3D रीजन में कहीं भी घूम सकता है। उसको नाम दिया था उन्होंने ऑर्बिटल का। तो ऑर्बिटल का कंसेप्ट इसी इक्वेशन से आया था, ठीक बात है। अच्छा, ठीक है, समझ आ रहा है, धीरे धीरे आपको हजम हो रही है चीजें। अच्छा, तो साई स्केयर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एट एनी पॉइंट बोलते हैं, ठीक बात है। इतना आपको भी मोटा मोटा समझ आ गया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे बात करना और शुरू करते हैं, ठीक है। आपकी पहली स्क्रोडिंगर इक्वेशन थी, ठीक है, जिसमें साई आपका वेव फंक्शन था, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है। जो आपका वेव फंक्शन है, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन में डिवाइड फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। रेडियल वेव फंक्शन आपका आर पे डिपेंड होता है, थीटा और ओमेगा पे। क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड करता है, एन और एल पे, ए आपका एल और एम पे, ठीक है। उसका साई स्केयर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के आसपास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना कितनी है, ये हमें पता लग जाता है साई स्केयर से, साई स्केयर से। अच्छा, अब आगे, अब बात करते हैं, एक टर्म आती है नोड्स, एक टर्म आती है नोड। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नोड ही आता है सिलेबस में उनके, ठीक है। तो आपको तो ध्यान से करना है, सबको ही करना है, ठीक है। नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग नोड के क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। अच्छा, एक टर्म इधर यूज होती है, इसको इरेज कर देते हैं। एक टर्म यूज होती है नोड। नोड, नोड क्या होता है, लिखो, द पॉइंट और रीजन, द पॉइंट और रीजन वेयर probability of finding electron is zero.
मतलब एक ऐसी जगह एटम के अंदर, एक ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 हो, उसको बोलते हैं नोड। उसको क्या बोलते हैं? नोड। जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 हो, उसको बोलते हैं नोड। ऑर्बिटल क्या होता था? जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना सबसे ज्यादा हो। और नोड क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 0 हो। बात क्लियर है? अच्छा, इसमें अब दो चीजें आती हैं। नोड आपकी यहां दो टाइप की होती हैं। एक होता है रेडियल नोड, है ना, रेडियल नोड, और एक होता है आपका, दूसरी कौन सी होती है बोलो? अब तो गैस मार सकते हो आप। दूसरी होती है आपकी एंगुलर नोड। दूसरी होती है आपकी एंगुलर नोड। अच्छा, दो तरह की नोड होती हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड, है ना। रेडियल नोड आपकी किसी न्यूक्लियस से किसी पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे होगी, और एंगुलर नोड का मतलब क्या कि किसी थीटा एंगल पे, किसी थीटा एंगल पे वो जगह, किसी थीटा एंगल पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 हो, तो उसको बोल देते हैं एंगुलर नोड। अच्छा, ठीक है। रेडियल नोड की बात करें तो रेडियल नोड का पहली बात फॉर्मूला जो है आपके सिलेबस में वो है n-l-1। टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड अगर आपसे पूछें कि कितनी है, तो वो होती है आपकी n-l-1। ये आपका फॉर्मूला है किसका? टोटल रेडियल नोड्स, टोटल रेडियल नोड्स का फॉर्मूला है। ठीक है कि टोटल रेडियल नोड्स कितनी होगी, तो होगी n-l-1। टोटल एंगुलर नोड आपकी बराबर होती है l के। ये है आपकी टोटल एंगुलर नोड्स, टोटल एंगुलर नोड्स। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो जाएंगी? टोटल नोड्स कितनी होंगी भाई बोलो? टोटल नोड्स बराबर होगा एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड्स। एंगुलर रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, इन दोनों को सम कर देंगे तो आपको टोटल नोड्स मिल जाएंगी, क्योंकि नोड आपकी दो पार्ट में होती है, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। तो टोटल नोड्स कितनी हो जाएंगी? ए नोड प्लस ए नोड, तो n-l-1, ठीक है, प्लस l। तो इधर से l से l कट गया तो बचा क्या आपके पास? n-1। तो ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं आपके पास n-1। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वैसे याद तीनों होने चाहिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n-l-1, एंगुलर नोड्स l, और टोटल नोड इन दोनों का सम कर दो तो n-1 आ जाएगा। तो ये आपके नोड्स होते हैं। ठीक बात। अच्छा, जैसे कि अगर हम निकालना चाहें, जैसे 1s, मान लो 1s है, 2s है, 2p है ना, 2p है, या आपके पास 3s है, 3p है, 3d है। मान लो इनके हमें नोड्स निकालने हैं। पहले मान लो रेडियल नोड निकालते हैं। रेडियल नोड निकालो, कितना आएगा इसका? n-l-1 करो। n कितना है इसका? 1। l कितना है? s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। अब तो आपको खट खट बोलना है, ठीक है, 0 - 1 यही होगा, तो आपके पास आया 0, है ना। n-l-1 = 0, तो रेडियल नोड आया आपके पास 0। अच्छा, s के लिए, 2s के लिए तो 2 - 0 - 1 तो आया 1। 2p के लिए तो 2 - l की वैल्यू अब 1 हो जाएगी, 0, तो 2 - 1 आया। 3s के लिए 3 - 0 - 1 तो 2 आया। 3p के लिए 3 - 1 - 1 तो आपका 1 आ गया, राइट। 3 - 2 - 1, है ना। d के लिए आपकी l की वैल्यू 2 होती है, तो d - l - 1 तो आपका 0 आ गया। देखो यही आएगा टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड। अगर 1s के लिए निकालनी है तो n-l-, अब आपको n, इसका n पता है क्या है, इसका l पता है, ये सब मैं आपसे अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सब आपको अब पता है। तो बस n और l की वैल्यू पुट करते गए, हमने अलग अलग रेडियल नोड्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है कि टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इस ऑर्बिटल के लिए इतनी होगी, इस सबशेल के लिए इतनी होगी, इस सबशेल के लिए इतनी होगी। ठीक बात है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितनी होगी? एंगुलर नोड्स तो आप क्लियरली देख रहे हो कि ये l पे ही डिपेंड करती है, n पे डिपेंड ही नहीं करती। मतलब s के लिए जो आपकी s सबशेल होगा, उसके लिए आपकी रेडियल नोड की वैल्यू क्या होगी? एंगुलर नोड की वैल्यू 0 होगी, p के लिए 1 होगी, है ना, d के लिए 2 होगी, और f के लिए 3 होगी, यही होगा। ठीक है, s के लिए 0 होगी, मतलब 1s, चाहे 1s की बात करूं चाहे 2s की बात करूं, इन दोनों के लिए ही एंगुलर नोड तो l के बराबर ही होगा। एंगुलर नोड आपकी 0 ही होगा, क्योंकि आपका एंगुलर नोड
n पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सिर्फ l पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब कोई भी s सब शेल हो, चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, उन सब के लिए एंगुलर नोड की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। उन सब के लिए एंगुलर नोड की वैल्यू 0 होगी। p के लिए 1 होगी, d सब शेल के लिए 2 होगी, f सब शेल के लिए 3 होगी। ठीक है, एंगुलर नोड s मतलब s ऑर्बिटल में आपकी एंगुलर नोड 0 होती है। इसीलिए अगर मैं आपको, जैसे साई आपका एक वेव फंक्शन होता है ना, साई आपका वेव फंक्शन होता है जो कि दो फंक्शन से मिलकर बना होता है, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। अब साई में जो आपका s है 0 है, मतलब s सबशेल में आपकी एंगुलर नोड कोई होती नहीं है, मतलब इसमें कोई एंगुलर पार्ट नहीं होता है, इसमें कोई एंगुलर पार्ट नहीं होता है। तो आप एक बार देखना, मैं आपको वेव इक्वेशंस दिखाता हूं, इस आपको दिखा रहा हूं मैं स्क्रीन पे। तो इस वेव इक्वेशन को देखो ध्यान से। इस वेव इक्वेशन में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो वेव फंक्शन मैंने लिखा हुआ है एस ऑर्बिटल का, जैसे 1s का 2s का आपको दिख रहा होगा, पहले टॉप के जो दो हैं उसमें आप देखो, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 1s और 2s में आपको कहीं थीटा वाली टर्म्स नहीं आ रही हैं, थीटा या ओमेगा वाली टर्म्स नहीं आ रही हैं। तो एस सबशेल में आपकी थीटा और ओमेगा वाली टर्म्स नहीं आती हैं। ऐसे आप पहचान सकते हो वेव इक्वेशन को कि ये एस की है, एस की इक्वेशन लिखी है कि पी की लिखी है। और आप पी वाली इक्वेशन देखोगे, उसके नीचे जस्ट दो इक्वेशन के बाद जो नीचे इक्वेशन लिखी है पी के लिए, पी सबशेल के लिए, तो उसमें आपको दिखेगा कि उधर थीटा और ओमेगा वाली टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसे आप पहचान सकते हो कि ए एस सबशेल है, आपका पी सबशेल है। ठीक है, कि एस में आपकी थीटा वाला पार्ट नहीं होता है और पी में आपका थीटा वाला पार्ट होता है। ठीक है, आपको याद नहीं करनी है इक्वेशन, बस पहचानने का एक तरीका बता रहा हूं। ठीक है, अगर लेकिन तब भी आप याद करना चाहो ना, अगर मेरी एक इच्छा का मान रखना चाहो तो आप दो इक्वेशन याद रख लेना। ठीक है, अगर आप रखना चाहो। ठीक है, साई, जैसे साई ऑफ 1s ए बराबर होता है 1 बाय अंडर रूट पाई 1 बाय ए नोट 3/2। ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस आर बाय ए नोट, ए होता है वेव फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल। वेव फंक्शन फॉर 2s ऑर्बिटल आपका होता है 1/4 अंडर रूट 2 पाई 1 बाय ए नोट 3/2 आर माइनस ए नोट बाय 2। ठीक है, आर माइनस ए नोट बाय 2 ई रेज टू पावर माइनस आर बाय 2 ए नोट। अगर मेरी इच्छा का मान रखना चाहते हो तो ए दो इक्वेशन माइंड में रख सकते हो। जेई वाले, नीट वाले तो नहीं रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जेई वाले लोग इस इक्वेशन, दो इक्वेशन को, अगर वेव इक्वेशन को याद रख सकते हो तो रख लेना। मुझे याद हो जा रही है, फिर आपको याद हो ही जाएगी। मुझे याद करना बहुत टफ होता है यार मुझे, अगर मैं याद कर पा रहा हूं तो आप तो कर ही सकते हो। ठीक है, ठीक है, दो इक्वेशन अपने माइंड में रख सकते हो, आपके कभी ना कभी मे बी हेल्प कर दे। ठीक है, वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा लेकिन कभी कभी मे बी इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको यूज़ हो ही जाए। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन अगर मेरी इच्छा का मान रखना चाहते हो तो इन दो इक्वेशन को याद रख लेना। ठीक है, कि इसकी वेव इक्वेशन ए होती है, इसकी वेव इक्वेशन ए होती है। क्लियर है? चलो, अब तो ए हमें यार सबसे पहले हमने रेडियल नोड निकालना देख लिया, एंगुलर नोड, टोटल नोड। तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा भी दिया कि इसके लिए रेडियल नोड इतनी होगी, इसके लिए रेडियल नोड इतनी, इसके लिए रेडियल नोड इतनी सब हमने निकाल लिया। रेडियल नोड, एंगुलर नोड और टोटल नोड का हमने फॉर्मूला देख लिया। ठीक बात है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन नोडल प्लेन पे भी आ जाता है। किस पे? नोडल प्लेन पे। इसको रेज कर दिया जाए ना। चलो, कभी कभी क्वेश्चन नोडल प्लेन पे भी आ जाता है। नोडल प्लेन क्या होता है? ओ प्लेन, है ना, ओ इमेजिनरी प्लेन। प्लेन्स क्या होते हैं? जैसे एक्स वाई और जेड एक्सिस है, तो ये जो एक्स वाई प्लेन है, आपका वाई जेड प्लेन है, सारे आपके प्लेन ही है ना, जो आपके इमेजिनरी प्लेन होते हैं, जैसे प्लेन्स होते हैं ना यार, आपको इतना तो पता है। ठीक है, तो जो प्लेन्स होते हैं, तो नोडल प्लेन का मतलब क्या कि ओ प्लेन्स, ठीक है, जहां आपकी इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना कितनी हो? 0 हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, उनको बोलते हैं नोडल प्लेन्स। अच्छा, देखते हैं। नोडल प्लेन की बात करते हैं ना, नोडल प्लेन की। चलो, नोडल प्लेन की। नोडल प्लेन की बात करो तो मतलब वो प्लेन्स जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 0 हो।
अच्छा, नोड जैसे जो हमने अभी नोड की बात की थी, नोड क्या होता था, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हो, उसको नोड बोलते हैं। तो मतलब नोड के केस में क्या होगा, साइज स्क्वायर आपका जीरो होगा, अगर मैथमेटिकली बोलूं नोड के लिए, क्योंकि साइज स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो नोड के लिए साइज स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है, कि मतलब नोड पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होता है ना, अगर मैथमेटिकल टर्म में बोलूं तो नोड में एट द केस ऑफ नोड साइज स्क्वायर बराबर होता है जीरो, साइज स्क्वायर बराबर होता है जीरो। अच्छा, नोडल प्लेन क्या होता है, ओ प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो हो, है ना, जहां इलेक्ट्रॉन मिलना असंभव हो। अच्छा, देखते हैं, जैसे हम पहले बात करें एस सब शेल के लिए, किसकी, एस सब शेल के लिए। देखो एस सब शेल की हम बात करते हैं, तो एस सब शेल शेप आपको पता है सबकी, ठीक है, शेप आपको सबकी पता है, इसकी शेप स्पेरिकल होती है, दिखने में अभी सर्कल लग रहा है लेकिन स्पेयर है ना, 2D मेरे पास बोर्ड 2D है तो मैं स्पेयर तो नहीं बना सकता ना इधर, तो स्पेरिकल शेप है, तो स्पेरिकल शेप है मतलब तीनों एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। तो स्पेरिकल शेप है, तो इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, इसमें नोडल प्लेन कितने होते हैं, जीरो, जीरो नोडल प्लेन, क्योंकि आपका जो ऑर्बिटल है वो हर एक प्लेन में लाई कर रहा है, पूरे प्लेन में है, तो किसी भी प्लेन में, कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है जहां आपका इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ना हो, हर जगह आपका इलेक्ट्रॉन मिल सकता है प्लेन में, हर एक प्लेन में आपका इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ठीक है, हर एक प्लेन में आपका इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, तो जीरो नोडल प्लेन होते हैं, एस में आपके नोडल प्लेन जीरो होते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं पी सब शेल में, किसमें, पी सब शेल में। अच्छा, तो पी सब शेल आपको पता है कि पी सब शेल में 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल क्या होते थे, जिनकी एनर्जी सेम हो, राइट। तो पी सब शेल में आपके 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। बोलो भाई, यही होते थे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, है ना। तो मैं तीनों बना देता हूं, चलो। तो अगर मैं इसको, चलो अभी पहले एक्स वाई से शुरू करता हूं, तो अगर मैं पी एक्स बनाना चाहूं, अगर मैं पी एक्स बनाना चाहूं तो ये आपका पी एक्स है, ये आपका पी एक्स है, ठीक है। अगर मैं पी जेड बनाना चाहूं तो पी जेड आपका क्या होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा, है ना। और अगर मैं ओ वाला बनाना चाहूं पी वाई, तो आपका वाई एक्सिस में होगा ना, बस मैंने पोजीशन चेंज कर दी ना, इधर वाई एक्सिस ले लिया, इधर जेड एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, ये सब आपको पता है। अच्छा, तो ये आपका कौन सा है, ए है आपका पी एक्स, ए है आपका पी जेड, ए है आपका पी वाई, ए है आपका पी वाई। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो पी एक्स ऑर्बिटल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करता है, पी एक्स ऑर्बिटल आपका एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करता है, मतलब इसका मतलब जो वाई और जेड वाला प्लेन होगा, है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपकी जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस ये आती है ना, ये जो मार्कर के अक्रॉस है ना, मार्कर के अक्रॉस, जो मतलब इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो एक्स और वाई प्लेन, ए वाला जो प्लेन है ना, ए वाला एक्स, ए आपका वाई है, ए आपका जेड है, ए आपका वाई है, ए आपका जेड है। तो ये जो प्लेन है, पूरा प्लेन जो है ना, ये जो प्लेन है पूरा, इधर आपकी इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना जीरो ही होगी, क्योंकि इधर तो आपका ऑर्बिटल है ही नहीं। ए आपका जेड प्लेन है, ए आपकी जेड एक्सिस है, ए आपकी वाई एक्सिस है, तो ए जो पूरा प्लेन है, इधर तो आपका इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं मिलेगा। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि पी एक्स के लिए आपका जो नोडल प्लेन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका वाई जेड प्लेन। इसमें पी एक्स ऑर्बिटल में एक आपका नोडल प्लेन होता है जिसको हम बोल सकते हैं वाई जेड प्लेन। इसी तरह पी जेड में नोडल प्लेन क्या होगा, इसमें होगा नोडल प्लेन वाई एक्स प्लेन, है ना, वाई एक्स प्लेन इसमें नोडल प्लेन होगा, या एक्स वाई बोल दूं, है ना, एक्स वाई बोल दूं, ठीक है। इसमें पी वाई में क्या होगा, आप अपने तरफ से दिमाग लगा सकते हो, ठीक है, कि एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन इसका नोडल प्लेन होगा। तो पी एक्स में एक नोडल प्लेन होता है, पी जेड में एक नोडल प्लेन होता है, पी वाई में एक नोडल प्लेन होता है। पी एक्स का नोडल प्लेन होता है वाई जेड प्लेन, पी जेड का एक्स वाई प्लेन, और पी वाई का एक्स जेड प्लेन, ठीक है। ये सब आपको इजी है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपको इमेजिनरी क्लियर हो रहा है। अच्छा, आगे बात करें अगर डी सब शेल की, डी सब शेल की,
तो डी सबशेल को बनाना शुरू करते हैं, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं, जगह कम है अपने पास। ठीक है, डी सबशेल की हम बात करें तो डी सबशेल आपको पता है 5 तरह के होते हैं। ठीक है, आपको ये सब पता है, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूं बस। ठीक है, ये सब हम बहुत डिटेल में अब डिस्कस कर चुके हैं। अब तो आपके दिमाग में अपने आप ही आ रहा होगा, अच्छा कि इसके बाद मैं ये बनाने वाला हूँ, इसके बाद मैं ये बनाने वाला हूँ, है ना। आ रहा है कि नहीं भाई? सब हवा में तो नहीं है, तारे जमीन वाला हाल तो नहीं है, सब कुछ ऊपर से निकल रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। अब आपने बहुत लंबे लंबे लेक्चर ले लिए हैं इस पर, 2-2 घंटे के लेक्चर लिए हैं, अब नहीं होना चाहिए ये चीज़, और आई होप हो भी नहीं रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल थे? एक dxy, ठीक है, एक dxy, थोड़ा नीचे बना देते हैं ना, ऊपर कंफ्यूज ना हो जाओ आप। ये dxy मान लेते हैं, तो ये आपका x है, ये आपका y एक्सिस है। तो कैसे था आपका dxy? x और y के बीच में से, है ना, x और y के बीच में से 45 डिग्री पे, तो ये आपका प्लस, और इसके जस्ट 90 डिग्री पे दूसरा लोब हम इसके 90 डिग्री बनाते थे, डबल डम्बल शेप होती थी, ऐसे ही होता था। ये आपका dxy होता था। अच्छा, आगे अगर yz बनाना चाहूँ, ठीक है, dyz बनाना चाहूँ, तो dyz के लिए yz एक्सिस का मैंने यूज़ किया। ठीक है, yz एक्सिस का मैंने यूज़ किया। ओहो, चलो इरेज करके ही बना देते हैं, वैसे तो ना भी बनाता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप समझ ही जाते, इतने आप होशियार हो, लेकिन तब भी चलो मन कर रहा है तो बना दे रहा हूँ। तो ये है आपका dyz, है ना, y और z एक्सिस के 45 डिग्री पे एक बनाया लोब, एक डंबल आपका 45 डिग्री पे बनाया, और दूसरा इसके 90 डिग्री पे, इन दोनों में एंगल कितना था? 90 डिग्री। ये सब आपको क्लियर है ना। आगे आपका कौन सा रह गया? dxy हो गया, dyz हो गया, dzx रह गया ना। तो x ए मान लो, ये z मान लो, तो जस्ट फिर से ये आपका हो गया dzx। तो ये आपके 3 ऑर्बिटल ए वाले हो गए। अब आगे एक कौन सा था? dx स्क्वायर माइनस की डैश, बोलो भाई डैश, है ना, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। तो ये कैसे होता था? ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग दो हम डंबल बनाते थे ना, x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग हम डंबल बनाते थे। अच्छा, ये कौन सा बचा? dz स्क्वायर, तो dz स्क्वायर बना देते हैं। ये x है आपका, ये y, ये आपका z है, तो ये आपका z एक्सिस ऐसे ऐसे हम बनाते थे, और इधर क्या होती थी आपकी? एक सर्कुलर रिंग होती थी, एक आपकी सर्कुलर रिंग होती थी। ठीक है, ये आपके होते थे डी ऑर्बिटल्स। अच्छा, तो आपका जो dxy है, इसमें आपको नोडल प्लेन बताना है, इसमें आपको नोडल प्लेन बताना है। तो नोडल प्लेन इसमें आप देखोगे तो इसमें 2 नोडल प्लेन है, 2 नोडल प्लेन है। एक नोडल प्लेन है इसका, एक इसमें नोडल प्लेन है xz प्लेन, है ना, xz प्लेन, और एक है आपका yz प्लेन, एक है आपका yz प्लेन। देखो कैसे, अगर इमेजिन करना चाहो तो समझ सकते हो, जैसे अगर याद रखना हो तो सिंपल ऐसे भी रख सकते हो कि एक्स वाई इधर है, तो कौन से प्लेन बचे? जेड वाले प्लेन, है ना। एक बार एक्स जेड के साथ एक्स ले लो, एक बार जेड के साथ वाई ले लो। ठीक है, याद रखना है तो ऐसे रख सकते हो। ठीक है, और ऐसे पी सबशेल आपका एक डंबल होता है, पी सबशेल में आपका एक डंबल होता है, इसमें इसलिए एक प्लेन है। ठीक है, इसमें एक इसलिए एक नोडल प्लेन होता है। डी सबशेल डबल डंबल होता है, तो इसमें 2 आपके नोडल प्लेन होते हैं। यहाँ पे ऐसे याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। वैसे आप समझना चाहो तो ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये एक्स और जेड वाले प्लेन में, एक्स और जेड वाले प्लेन में आपका इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 होगी। मतलब इस प्लेन में आपका इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन तो इधर है, एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स जेड प्लेन में आपका कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो ठीक है, एक एक्स जेड प्लेन और एक वाई जेड प्लेन, है ना। ए वाला वाई जेड प्लेन है, ये जो ऊपर वाला है ना, ए वाला वाई जेड प्लेन है, और ए वाला आपका एक्स जेड प्लेन है। तो इधर आपका इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये भी मैं लिखा है एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, डी वाई जेड में इसमें भी 2 प्लेन होंगे। कौन कौन से 2 प्लेन? पहला होगा आपका एक एक्स वाई, एक एक्स जेड, है ना। बस इसमें कौन सा चीज नहीं है? एक्स नहीं है, तो बस एक्स वाले प्लेन इसके नोडल प्लेन होंगे। एक एक्स को वाई के साथ ले लो, एक एक्स को जेड के साथ ले लो। ठीक है, इसी तरह डी जेड एक्स में 2 नोडल प्लेन होंगे। कौन कौन से होंगे? एक आपका वाई एक्स प्लेन या एक्स वाई प्लेन बोलूं, है ना, और एक आपका वाई, ऐसे लिखते हैं ना वाई के फॉर्म में, तो वाई एक्स
प्लेन और एक आपका वाई जेड प्लेन, है ना, वाई एक्स प्लेन और एक बार वाई जेड प्लेन। तो ये आपके दो दो नोडल प्लेन होंगे इसमें, ठीक है। इसमें देखें तो इसमें नोडल प्लेन देख सकते हो, ठीक है, इसमें आप नोडल प्लेन देख सकते हो, ठीक है, कि एक एक्स जेड एक वाई जेड, एक एक्स जेड और एक आपका वाई जेड, ठीक बात है। अच्छा, लेकिन ये चीज इधर आपको नहीं लगानी है, ये चीज आपको इधर नहीं लगानी है। इसके जो नोडल प्लेन होते हैं, तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, आप इमेजिन कर सकते हो ना इनको, ऐसे इमेजिन भी कर सकते हो, जैसे मैंने इसका इमेजिन कराया वैसे इनका आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। इसका समझ गए तो ये दोनों समझ आ ही जाएंगे। इसमें जो प्लेन है, इसमें जो प्लेन है एक्चुअल में, जो इसमें नोडल प्लेन है वो आपके ऐसे होते हैं, जैसे देखो इसको थोड़ा और साफ बनाते हैं, इसको थोड़ा सा और प्यारा सा बनाते हैं, फिर थोड़ा और समझ आएगा। ए आपकी, ए आपका था ना, ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, ठीक है, ए आपका था। अच्छा, तो इसमें जो प्लेन होते हैं ना यार, एक्चुअल में 45 डिग्री पे होते हैं। ये जो 45 डिग्री वाली लाइन है इस पे होते हैं। इमेजिन कर सकते हो तो इमेजिन करो, नहीं इमेजिन हो तो याद कर लेना, ठीक है। मैं इमेजिन कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इमेजिन हो जाए, क्योंकि 3D की चीज़ है ना, मेरे पास बोर्ड 2D है मेरे पास, तो इतना अगर मेरे पास वो डिजिटल बोर्ड होता फिर समझाना इसमें आसान रहता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ इमेजिन कराने की। अगर इमेजिन हो जाए ठीक है, नहीं तो एक छोटा सा पार्ट याद रख लेना, ठीक है, वैसे इमेजिन हो जाएगा। देखो एक डंबल आपका पूरा कहाँ है, एक्स एक्सिस में, एक डंबल आपका पूरा वाई एक्सिस में है, एक एक्स एक्सिस में है, एक वाई एक्सिस में है, एक एक्स एक्सिस में है, एक वाई एक्सिस में है। तो इसके जो 45 डिग्री वाला प्लेन होगा, इनके दो एक्स वाई एक्सिस 45 डिग्री में जाने वाला प्लेन होगा, इधर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना इधर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 होगी, क्योंकि एक आपका एक्स में है एक वाई में है। तो इसके बीच में जो प्लेन, अगर हम इसके बीच से प्लेन दे तो उधर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 होगी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 होगी। बोलो बात ठीक है, ठीक है। तो इसलिए इसके जो दो प्लेन होते हैं वो 45 डिग्री एंगल पे होते हैं, एक्स वाई प्लेन के 45 डिग्री एंगल पे होते हैं एक्स वाई प्लेन के, ठीक है। तो इसमें भी दो नोडल प्लेन होते हैं लेकिन 45 डिग्री एंगल पे होते हैं, ठीक है। इसके दो प्लेन ए थे, इसके दो नोडल प्लेन ए थे, इसके दो नोडल प्लेन ए थे, इसके दो नोडल प्लेन होते हैं 45 डिग्री एंगल पे होते हैं, ठीक है। आगे बात करें डी जेड स्क्वायर की, तो डी जेड स्क्वायर में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, इसमें नोडल प्लेन 0 होते हैं। कितने होते हैं, 0। तो आपसे अगर ये पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा डी ऑर्बिटल है जिसमें नोडल प्लेन 0 हो, तो डी जेड स्क्वायर, इसमें नोडल प्लेन 0 होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जेड एक्सिस में भी लाई करती है, और ए रिंग के कारण, इस सर्कुलर रिंग के कारण आपकी एक्स वाई एक्सिस में भी लाई करती है। मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में भी कि आपसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा डी ऑर्बिटल है जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना एक्स एक्सिस में भी हो, वाई एक्सिस में भी हो, जेड एक्सिस में भी हो। तो कौन सा था आपका, डी जेड स्क्वायर। याद आया, ठीक है। अच्छा, तो इधर आपका नोडल प्लेन तो नहीं होता, कोई नोडल सरफेस जरूर होता है, नोडल सरफेस जरूर होता है। देखो ऐसे एक कोन सा बनाते हैं, एक ऐसे एक कोन सा होता है ना, एक कोन सा, ऐसे एक कोन होता है ना, कोन जो कोन होता है ना जिसमें आइसक्रीम खाते हो, उस शेप का कोन, उसी को कोन बोलते हैं। तो एक कोन होता है, जैसे एक नीचे कोन, एक ऐसे ऊपर कोन, एक ऐसे ऊपर कोन, ये दो कोन होते हैं, ये दो कोन होते हैं ऊपर नीचे, जिनको हम बोलते हैं नोडल सरफेस। नोडल प्लेन तो नहीं, नोडल सरफेस बोलते हैं। तो इसमें दो नोडल कोन होते हैं, या इसको जो बोले हम नोडल सरफेस, है ना, नोडल कोन। ये पूछ सकते हैं कभी कभी शायद, ठीक है, कि नोडल को इसमें नोडल सरफेस या नोडल कोन कितने होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के पूरी समरी यही है, एस में 0 नोडल प्लेन, पी में एक नोडल प्लेन होता है हर एक में, पी एक्स में वाई जेड प्लेन, पी जेड में एक्स वाई प्लेन, पी वाई में एक्स जेड प्लेन। डी सबशेल में 2 नोडल प्लेन होते हैं सब में, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर वाला, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर वाला। इसमें नोडल प्लेन एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, इसमें नोडल प्लेन इसमें नोडल प्लेन एक्स वाई प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन, इसके नोडल प्लेन वाई एक्स प्लेन एंड वाई जेड प्लेन, इसके नोडल प्लेन 45 डिग्री पे होते हैं। और इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता डी जेड स्क्वायर में, दो नोडल सरफेस होते हैं जिनको हम नोडल कोन बोल देते हैं, कोन की शेप के होते हैं, ठीक है। 2 नोडल सरफेस होते हैं जिनको हम नोडल कोन बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बात है। वैसे यार टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन अगर मैं बोलूं, टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन जो होते हैं वो वैसे बराबर एल के होता है,
चाहता तो मैं ये भी बोल देता सीधा, लेकिन पहले मुझे इमेजिन करवाना था हल्का फुल्का आपको, फिर करना था। टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन बराबर होता है आपका एल के। एल क्या होता है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आपका एक्सेप्ट डी जेड स्केयर, इसमें नहीं लगेगा, बाकी सब में लग जाएगा। टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन बराबर होता है एल के। एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? एल की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसमें 0 नोडल प्लेन। पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, इसलिए इसमें एक एक नोडल प्लेन। डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, इसलिए इसमें दो आपके नोडल प्लेन, बस डी जेड स्केयर को छोड़ के। तो टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन बराबर होता है एल के। ठीक बात है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चाहो तो वैसे देख सकते हो। क्लियर है? तो ये नोडल प्लेन की बात हो गई। अच्छा, ये नोडल प्लेन की बात हो गई। अब बात करनी है हमें ग्राफ्स के बारे में। इस पे कभी कभी ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। किसके? ग्राफ के। देखते हैं उसको। चलो, इजी चल रहा है लेक्चर, सब कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, आई होप सब कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये बेस्ट से बेस्ट इजी वर्जन है मेरे अकॉर्डिंग। जब मेरे टीचर ने मुझे कराया था तो मेरे ऊपर से निकल गया था सब। फिर मैंने आगे खुद से बुक से समझा था, ठीक है, 4-5 बुक से समझा, फिर जाके मुझे समझ आया था अपने टाइम पे जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था। अच्छा, अब बात करते हैं ग्राफ्स की। अगली हेडिंग इसी में, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ग्राफ्स की। आपको क्वेश्चन ग्राफ्स के भी आ सकते हैं, क्वेश्चन नोड्स के भी आ सकते हैं, टोटल नोड्स पूछ सकते हैं, नोडल प्लेन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन इस पे ग्राफ के भी आते हैं। अच्छा, पहले हम ग्राफ बनाएंगे। पहले हमारे जो ग्राफ होंगे हम बनाते हैं। देखो, इसमें 3 तरह के ग्राफ आते हैं। पहले हम अभी बनाते हैं, देखते हैं किसके। 3 टाइप के इस पे ग्राफ आते हैं, ठीक है। 3 टाइप के ग्राफ आते हैं वैसे। एक इसमें आपका आर का विद या आर वर्सेस स्मॉल आर का आता है ना। आर आपका क्या है? रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। रेडियल आपका रेडियल वेव फंक्शन है, ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन। और ये आर आपका क्या है? स्मॉल आर। ये आपका डिस्टेंस न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है। कैपिटल आर ब्रैकेट में जो लिखा है आपका रेडियल वेव फंक्शन है, और स्मॉल आर आपका क्या है? न्यूक्लियस से कितनी दूरी है, उसको डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज डोनेटेड बाय स्मॉल आर। ठीक बात है। अच्छा, एक तो आपको ग्राफ इसके बनाने होते हैं। एक ग्राफ आपको बनाने होते हैं आर स्केयर आर वर्सेस आर के, और एक ग्राफ आपको बनाने होते हैं 4 पाई स्केयर आर, 4 पाई स्केयर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, ठीक है, वर्सेस आर। ये 3 तरह के ग्राफ होते हैं, एक आर और एक कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में, एक कैपिटल आर द स्केयर स्मॉल आर के बीच में, 4 पाई स्केयर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर वर्सेस आर। ये 3 तरह के ग्राफ आते हैं। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। बहुत ईजी है ग्राफ को समझना, बहुत ईजी है, ठीक है। देखेंगे अभी तीनों को हम देखेंगे। अच्छा, कैपिटल आर की रेडियल वेव फंक्शन की जगह अगर साई भी लिखा हो ना तो इन दोनों का ग्राफ सेम ही होता है। मतलब आप ग्राफ के लिए समझ लो, ग्राफ के लिए सिंपल सी बात यह है कि आर रेडियल वेव फंक्शन बराबर होता है साई के, सिंपल सी बात। कहीं अगर साई लिखा हो, मतलब मान लो इधर आपका लिखा है आर, इधर आर लिखा हो, या इधर साई लिखा हो, या इधर साई लिखा हो, तो दोनों का ग्राफ सेम ही होता है। तो ग्राफ के केस में आर ए आपका बराबर साई के होता है। ठीक बात है। अच्छा, अब क्वेश्चन करना सोल्व करते हैं, ग्राफ बनाना देखते हैं कि इसमें ग्राफ आपके कैसे कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ करने वाले हैं इन दोनों का, है ना, इन दोनों का करेंगे, इसका हम सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका। देखो, इधर मान लो आपका है आर आर या साई, है ना, चाहे आर लिखा हो चाहे साई लिखा हो, है ना, आर लिखा हो चाहे साई लिखा हो, एक ही बात है। इधर आपका स्मॉल आर है, ठीक है। पहले चलो मैं बनाता हूं, 3 एग्जाम्पल लेता हूं शुरुआत में। ये आपका मान लो आर है या साई, ठीक है, आर लिखा हो चाहे साई लिखा हो, एक ही बात है। अच्छा, तो वही आर या साई, ठीक है, इधर आपका स्मॉल आर। तो ए मैंने 3 बनाए, ठीक है, ए मैंने 3 चीज़ें बनाई। इधर ही मैं
आर स्क्वायर का बना देता हूँ, ये आपका आर स्क्वायर स्मॉल आर या साई स्क्वायर भी लिखा हो तब भी एक ही बात है, आर स्क्वायर आर लिखा हो या साई स्क्वायर लिखा हो एक ही बात है, आर, है ना। अच्छा, तो आगे तो इधर भी आपका आर स्क्वायर आर लिखा हो या साई स्क्वायर लिखा हो, जहां भी मैं आर कैपिटल आर लिखूं मतलब रेडियल वेव फंक्शन लिखूं उसकी जगह पे आप साई भी लिख सकते हो ग्राफ के केस में, ठीक है। तो अगर कहीं मैं भूल जाऊं लिखना तो समझ आना कि सिंपल सी बात है, आर आर बराबर होता है साई के ग्राफ के लिए, सिंपल सी बात, खत्म। तो कहीं भी ये लिखा हो तो बस उसकी जगह आप वही चीज़ है समझ जाया करो, ठीक है। तो आर स्क्वायर आर या साई और इधर आपका स्मॉल आर। अच्छा, ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ बनाने के लिए सबसे मेन चीज इधर आपकी यूज में आएगी वो है आपका रेडियल नोड का फॉर्मूला। रेडियल नोड का फॉर्मूला, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता था, n माइनस एल माइनस वन, बस वो आपको याद होना चाहिए तो सारे ग्राफ बन जाएंगे, n माइनस एल माइनस वन। अच्छा, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। मान लो हम पहले इधर ग्राफ बना रहे हैं 1s का, ये हम ग्राफ बना रहे हैं 2s का, ये हम ग्राफ बना रहे हैं 3s का। 1s का देखो r वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ कैसा बनेगा, r वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। क्यों, देखो 1s में आपके टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हैं, सबसे पहले वो कैलकुलेट कर दो। n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू बताओ कितनी है, तो n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 और a, तो टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आपके पास कितने आए 1s के लिए, 0 आए। तो जब टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आपके पास 0 आए तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि x एक्सिस को एक भी बार कट नहीं करेगी। अगर नंबर ऑफ रेडियल नोड की वैल्यू 1 आती तो x एक्सिस को एक बार कट करता, जैसे अभी हम देखते हैं। देखो अभी इसका देखो, जैसे इसके लिए n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 0 माइनस 1, तो इसके लिए रेडियल नोड की वैल्यू आई 1। तो इसमें क्या होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो इसने एक पॉइंट पे कटा है, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काटा इसने, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काटा, तो इसकी रेडियल नोड की वैल्यू 1 थी। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है आपका रेडियल नोड को ही डोनेट करता है, ये पॉइंट आपका रेडियल नोड को ही डोनेट करता है। तो मतलब आपको अभी जैसे पहले इसका भी हम ग्राफ देखें, इसका भी हम ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा देख लेते हैं। इसके नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालो, n माइनस एल माइनस वन, तो 3 माइनस 0 माइनस 1, तो 2 आया। टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड 2 आया। तो मतलब 2 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक ए रहा एक ए रहा, तो 2 बार एक्स एक्सिस को कट किया इसने। तो आपको क्वेश्चन में मान लो 3 ऑप्शन दिए होते, क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन में मान लो आपको 3 ऑप्शन दिए होते और पूछते कि बताओ कि इसमें से 3s का ग्राफ कौन सा है। मान लो आपसे पूछते कि बताओ 3s सबशेल का ग्राफ कौन सा है, तो बस आपको क्या देखना था, बस 3s के आप क्या करते, नंबर ऑफ रेडियल नोड निकाल लेते 2, तो बस आप उन तीनों ग्राफ में से ए देख लेते कि किस ग्राफ में आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, वही आपका होगा 3s का ग्राफ। ऐसे देखते हैं आप, क्योंकि 3s के लिए रेडियल नोड 2 है, तो इससे ही आपको पता लगता है, रेडियल नोड की वैल्यू से आपको पता लगता है कि एक्स एक्सिस को 2 बार काटने वाला ग्राफ ही आपका 3s का ग्राफ होगा। बस ये आपको एक तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन ग्राफ को आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा ग्राफ किसका होगा। ठीक बात है। अच्छा ठीक है, सब कुछ क्लियर है। अच्छा आगे देखो इसका आर स्क्वायर का, ठीक है, आर स्क्वायर का देखो, अभी आर का है, आर वर्सेस कैपिटल आर वर्सेस आर का है, मतलब रेडियल वेव फंक्शन और आर का, या साई या आर का, ये साई स्क्वायर और आर का है, साई स्क्वायर और स्मॉल आर का। तो बस देखो स्क्वायर है तो अभी इसका तो ऐसे ही रहेगा, इसका तो ऐसे ही रहेगा। देखो स्क्वायर वाली टर्म है, स्क्वायर का मतलब क्या, जैसे अगर मान लो -1 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब स्क्वायर करने से कोई हर एक नेगेटिव चीज पॉजिटिव बन जाती है, हर एक नेगेटिव चीज का जब स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव बन जाती है। तो बस क्या होगा, जो नीचे वाला पार्ट होगा ना, नीचे वाला पार्ट नेगेटिव है,
ये नीचे वाला पार्ट नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो जो नीचे वाला पार्ट है बस वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इसको उठा के ऊपर फेंक दो, देखो क्या होगा, देखो एक बार देखोगे तब समझ आएगा। देखो ये पार्ट नीचे है, अच्छा ये पार्ट आपका नीचे है, अभी देखते जाना बस। मैं कह रहा हूं इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मैं कह रहा हूं इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, ये मैं कह रहा हूं इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये थोड़ा टच करेगा ना इसको, और ये ऐसे जा रहा है। हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि इसका ग्राफ है, मतलब ए आर वर्स, अगर आपको आर वर्स मतलब साई वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ अगर आपको पता है तो साई स्केयर वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ बनाना बहुत इजी है। बस जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको उठा के फ्लिप करके ऊपर ले जाओ, इसको फ्लिप करके ऊपर ले जाओ। तो देखो मैंने बस क्या किया, ये जो पार्ट था इसको ऊपर ही किया है, देखो इस पार्ट को जब मैं ऊपर करूंगा तो ही बनेगा, ये ऊपर आ जाएगा, इसको मैंने जस्ट मैंने फ्लिप कर दिया, कुदा दिया ऊपर को, तो ऐसे ही बनेगा। तो बस ये आपका आर स्क्वायर वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ है। इसी तरह इसका बनाने की कोशिश करो, अपने आप पहले बनाओ फिर चेक करना, पहले बनाओ इसको फिर चेक करो, ठीक है। मैं बना रहा हूँ, देखो सबसे पहले इधर गया, अच्छा सबसे पहले इधर गया, फिर कुदाया हमने, फिर एक कुदा दिया, लेट्स से एक सेकेंड, थोड़ा अपने पास जगह कम है तो छोटा सा है और मार्कर बहुत बड़ा है तो बनाते हैं, लेकिन तब भी हम देखो हाँ ऐसा कुछ बनेगा, देखो ऐसा कुछ बनेगा। इसको बस मैंने ऊपर किया, देखो ए लाइन पहले थी जो नेगेटिव वाला पार्ट था बस वो स्केयर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ना, नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव में चला जाएगा, तो ये वाला जो था इसको बस मैं ऊपर ले गया, तो ऊपर ले गया ये आ गया। उसके बाद ए वाला पार्ट तो इधर ऐसे है ही है ना, ए वाला पार्ट तो इधर ऐसे है ही है, ठीक है। तो ये आपका कर्व, और जो ये चीज़ें हैं ना यार ये टच करेंगी इससे, है ना, ये हल्का हल्का इधर टच करेगा, है ना, ये एक्स एक्सिस टच करेंगे, अगर मैं गलती से भूल जाऊँ तो आप याद रखना, है ना, ये टच करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है, ये जो पार्ट है टच करेंगे एक्स एक्सिस। तो आपको क्लियरली दिख रहा है ना, समझ आ रहा है। इसका अगर ग्राफ क्लियर है तो ये तो इसका बस इनको उठा के जो नेगेटिव वाला पार्ट है बस इसको ऊपर कुदाना है, इसको ऊपर कुदाओगे बस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये तो पॉजिटिव था ही, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ऐसे चीज हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर या साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ है, ठीक है, साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ है। तो आपको अगर साई और आर का ग्राफ आता है या रेडियल वेव फंक्शन और स्मॉल आर का ग्राफ आता है तो इसका स्केयर करना तो इजी है, इसका ग्राफ तो आप इजीली बना ही लोगे, ठीक बात है, क्लियर है। अच्छा, तो आपने क्लियरली देखा कि एस सबशेल का ग्राफ ऐसा बन रहा है, मतलब इधर से देखो एक आपको चीज और भी समझ आ रही होगी, इधर से आपको एक चीज और भी समझ आ रही होगी। अगर इस ग्राफ को आप देखो तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ए आर जीरो है, ए पॉइंट आर जीरो है, इधर जाते हुए आर बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना न्यूक्लियस के पास ज्यादा है। एस सबशेल के लिए न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है साई स्क्वायर आपका घटता जा रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपकी घटती जा रही है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपकी घटती जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना घटती जा रही है। तो एस सबशेल के लिए ना इन्हीं ग्राफ, इसके जो ग्राफ है ना, इनके ग्राफ से जो शेप आई थी, जो आपकी स्पेरिकल शेप थी ना इसकी, तो इसी से आई थी। क्या था, मान लो ये आपका न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन ना इधर ज्यादा मिल रहा था, न्यूक्लियस के आसपास ज्यादा मिल रहा था, ऐसे ज्यादा मिल रहा था, आगे जाते जाते तो कम हो रहा था, आगे कम हो रहा था, है ना, इधर डेंसिटी और कम हो जा रही थी। अब देख रहे हो ना क्लियरली, इधर देखो डेंसिटी कम होते जा रही है ना, डेंसिटी दिख रही है कि इधर इलेक्ट्रॉन बहुत बार मिल रहा था, इधर आपको कम मिल रहा है। तो ऐसे एक स्पेरिकल, ऐसे हमने अलग अलग टाइम पे अलग अलग बार देखा, एक बार हमें इलेक्ट्रॉन इधर दिखा, एक बार इधर दिखा, एक बार इधर दिखा, एक बार इधर दिखा, हमने उस सारे पॉइंट को पॉइंट आउट किया और उसके बाद जब हमने शेप देखी तो स्पेरिकल शेप वो बन रही थी, और स्पेरिकल शेप बन रही थी और हमें पता लगा कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन बहुत बार मिल रहा था। तो इससे इस ग्राफ से ये पता लग गया था कि न्यूक्लियस के मतलब आर जितना कम होगा, मतलब न्यूक्लियस के हम जितना क्लोज होंगे उतनी हमारी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की मिलने की, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की मिलने की, ठीक बात है। तो एक ग्राफ इसलिए आपका जो एस सबशेल के ग्राफ है और न्यूक्लियस के क्लोज मतलब आर कम होगा तो डेंसिटी आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा होती, जैसे जैसे आगे जाते थे वो कम होती जाती थी, ठीक बात है। अच्छा, आगे ग्राफ देखते हैं पी के।
आगे हम ग्राफ देखते हैं पी के। तो ये आपके 1s के ग्राफ हो गए, ठीक है, ये आपके 1s के ग्राफ हो गए, क्लियर है। अच्छा चलो पी के ग्राफ देखते हैं, पी के ग्राफ देखते हैं। चलो बस आपको रेडियल नोड कैलकुलेट कर लेने हैं, और आपको ग्राफ एक्चुअल में क्वेश्चन में दिए होते हैं इन जनरल, ठीक है, ग्राफ दिए होते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताओ किस सबशेल का ग्राफ है। तो बस आप रेडियल नोड की वैल्यू निकाल लो, एक बार रेडियल नोड आपको पता लग गया, अगर रेडियल नोड की वैल्यू 2 आई तो आप बस ये देख लो कि किस ऑप्शन में एक्स एक्सिस को हमने 2 बार काटा है, वो आपका ग्राफ सही होगा, वही आपका ग्राफ सही होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे भी आगे ना, देखेंगे। अच्छा अब आगे बात करते हैं और बनाते हैं। अब अगर मैं बात करूं और आगे कुछ ग्राफ, इसी तरह इधर स्केयर का भी बना लेंगे। इधर साई है और आर है, साई है और आर है, साई लिखा हो या कैपिटल आर लिखा हो, कैपिटल आर लिखा हो, सेम ही बात है, राइट। तो मैं साई अभी लिख रहा हूँ, कैपिटल आर आप लिख लेना अपने आप नोट्स में, है ना। साई और कैपिटल आर मतलब रेडियल वेव फंक्शन लिख लेना। इधर हम आर स्केयर का बना देंगे या साई स्केयर का, है ना, साई स्केयर। साई स्केयर स्मूथ। चलो अब बनाते हैं। पहले मैं ग्राफ बना रहा हूँ लेट से 2p का, है ना, 2p का बना रहा हूँ, इसका 2p का बना रहा हूँ, या लेट से 3d का बना रहा हूँ, या 4f का बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इन तीनों के आप देखोगे रेडियल नोड की वैल्यू सेम आएगी। 2p के लिए जैसे रेडियल नोड की वैल्यू क्या होगी, n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1। इसी तरह 3d के लिए क्या होगी, n माइनस l माइनस 1, तो जिसके लिए भी 0। 4f के लिए भी देखोगे, इसके लिए भी 0 आएगी। तो इन तीनों के लिए रेडियल नोड की वैल्यू, 0 ही आएगी। तो इन तीनों का ग्राफ एक जैसा ही होगा, इन तीनों का ग्राफ एक जैसा ही होगा। अच्छा देखो, इसके लिए रेडियल नोड की वैल्यू आई आपकी 0। तो p का जो ग्राफ बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। कैसे बनते हैं? ऐसे। ऐसा क्यों बनता है? s के जो ग्राफ थे वो तो ऐसे बनते थे, है ना। इधर से मतलब न्यूक्लियस के क्लोज इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती थी और न्यूक्लियस से दूर जाते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती थी, यही होता था। लेकिन p में देखो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के क्लोज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो बढ़ रही है, उसके बाद एक टाइम के बाद आके कम हुई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको देखो, अगर मैं बताना चाहूँ, रटना जरूरी थोड़ा है कि एस का ग्राफ ए है, पी का है, इसका मीनिंग भी है। क्यों? क्योंकि देखो एस सबशेल आपका ऐसे था, एस सबशेल आपका ऐसे था, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि एस सबशेल में आपकी ऐसे ऐसे था ना, न्यूक्लियस के ऐसे आपका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन के मिलने की डेंसिटी ज़्यादा थी, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे थे इलेक्ट्रॉन के मिलने की डेंसिटी कम हो जा रही थी, क्योंकि आपकी स्फेरिकल शेप थी, न्यूक्लियस के क्लोज इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा थी, आसपास कम हो रही थी। अब पी का देखो क्या है, पी सबशेल की अगर मैं बात करूं, है ना, पी सबशेल की अगर मैं बात करूं तो पी सबशेल जैसे देखो मैं ऐसे बना देता हूं ना, इन जनरल मैं ऐसे बना देता हूं सिंप्लिसिटी के लिए, है ना, इन जनरल मैं ऐसे बना देता हूं, लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं होते हैं एक्चुअल में, है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से आप देखना चाहो और एक्यूरेसी से देखना चाहो, हम बना देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे, लेकिन एक्चुअल में ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, है ना। बीच में जगह होती है, बीच में खाली जगह होती है ना, इधर आपका पॉजिटिव मान लो नेगेटिव, तो ऐसे बीच में जगह होती है, हम बना देते हैं एक साथ चिपका के, लेकिन वैसे अगर जूम इन करके देखोगे तो जगह दिखेगी आपको, ठीक है, समझ सकते हो ऐसे। तो मतलब न्यूक्लियस के मतलब आर 0 पोजीशन पे आपकी इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका इन्हीं 2 रीजन पे मिल रहा है,
इलेक्ट्रॉन आपका इन्हीं दो रीजन पे मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा है कहीं, इधर दो जगह पे मिल रहा है। न्यूक्लियस के आसपास आपके इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 है, क्योंकि इधर रीजन ही नहीं है, ये रीजन ही नहीं है, ऑर्बिटल आपके इधर इधर है, इधर रीजन ही नहीं है आपका, ठीक है। तो इसीलिए न्यूक्लियस के क्लोज, न्यूक्लियस के पास आपकी इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 0 थी, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना बढ़ रही है। और जब और ज्यादा दूर जाएंगे, पहले न्यूक्लियस से दूर गए, न्यूक्लियस से दूर गए तो इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इधर तक आए। अब इसके आगे तो फिर कम हो जाएगी, अब डिस्टेंस आर आगे आप और चले गए तो मतलब फिर कम होने लग जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए पी के ग्राफ आपके 0 से शुरू होते हैं, पी के ग्राफ आपके 0 से शुरू होते हैं। इसी तरह डी के ग्राफ भी आपके 0 से शुरू होते हैं, और एफ के ग्राफ भी आपके 0 से शुरू होते हैं। तो इन तीनों का ग्राफ सेम ही होगा, ठीक है, इन तीनों का ग्राफ सेम ही होगा। तो बस मैं बता रहा था कि एस का ग्राफ ऐसा क्यों बना कि 0 के पास, न्यूक्लियस के पास, 0 के पास ज्यादा था, न्यूक्लियस से बढ़, न्यूक्लियस के पास डेंसिटी ज्यादा थी, बाद में जाके कम हो गई, लेकिन इस केस में 0 से कम, 0 पे कम है, आगे जाके बढ़ रही है, इसका रीजन बता रहा था, ठीक है। तो पी के जो ग्राफ हैं वो आपके 0 से शुरू होते हैं और ऐसे बनते हैं। अच्छा, अब ये मान लो एक ग्राफ है, मान लो आपका 3p का, ठीक है, 3p 4d और 4f का, है ना। इन सब के लिए रेडियल नोड की वैल्यू आपकी 1 आएगी, है ना, चाहो तो चेक कर लो, 3 - 1 - 1 = 0, है ना, 3p के लिए। इसी तरह 4d का चेक करोगे, 4f का चेक करोगे, रेडियल नोड की वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, रेडियल नोड की वैल्यू 0 मतलब कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, सेम वही कंसेप्ट, कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक बार। तो बस बनाओ, 0 से शुरू होगा पी का ग्राफ, तो एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो एक बार मैंने काट दिया, एक बार मैंने काट दिया, बस काम खत्म, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो, इसी तरह आपका साई और इसका ग्राफ। अब मान लो ए है आपका किसका किसका 4p, ठीक है, 5d 6f, है ना, 5f 5d, पहले हमने 5d 3d 5f का है ना, 5f ये 6f का है, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, 4 - 1 - 1, 4 - 1 - 1 तो 2, तो रेडियल नोड की वैल्यू 2 आ रही है इन तीनों के केस में ना। 6f के केस में भी देखोगे तो 6 - 3 - 1 तो 2 ही आएगी। तो रेडियल नोड की वैल्यू इन तीनों के केस में, है ना, इन तीनों के केस में 1 थी, इन तीनों के केस में 0 थी, और इन तीनों के केस में आपकी 2 आ रही थी। तो कितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा, 2 बार, बस 2 बार काट दो, 0 से शुरू करो, 0 से शुरू करो, एक बार काटा, 2 बार काटा, बस काट दिया, ठीक है। वैसे नहीं काटना है किसी का ठीक है, चलो काम लड़कियों का है, अपना नहीं है। तो अच्छा, इतना बड़ा ना बना देना, मैं बना दे रहा हूँ मूवमेंट फ्लो में आके, इतना बड़ा ना बना देना, इतना बड़ा भी नहीं होता है, ठीक है। तो बस समझ जाओ, वैसे तो आपको देखना ही है कि कितनी बार एक्स एक्सिस को काटना है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि इतना भी बड़ा नहीं बना देना कि एकदम ऊंचे ही बना दो। अच्छा, तो इसमें देख रहे हो आप एक्स एक्सिस को 2 बार काटा है ना, तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका 4p के लिए, 5d के लिए, 6f के लिए। कैसे पता लग रहा है, क्योंकि दो इसके रेडियल नोड की वैल्यू 2 थी, तो मतलब 2 बार एक्स एक्सिस को काटेगा, तो 2 बार काटा, तो मतलब हाँ ये ग्राफ इनका है, ठीक है। इसी तरह इनका स्केल का ग्राफ बनाना हो तो इसका ग्राफ तो देखो ऊपरी है, तो इसका ग्राफ तो सेम ऐसे ही बन जाएगा जैसे 1s का बना था अपना पिछले केस में, तो इसका ग्राफ तो सेम ही बन जाएगा। अच्छा, इसका ग्राफ तो ये नीचे है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो बस उठाना है, फ्लिप करना है तो फ्लिप कर दो। ये तो ऐसा ऊपरी था, ये तो ऊपरी बना दिया, उसके बाद इसको हमने फ्लिप कर दिया, इसको हमने फ्लिप कर दिया, है ना, इसको हमने फ्लिप कर दिया, इसको जस्ट उठा के ऊपर फेंक दिया, उठा के ऊपर फेंक दिया, ठीक है। और ये आपका एक बार इधर छुएगा, एक बार इधर एक्स एक्सिस को छुएगा, तो इसमें भी आपका रेडियल नोड की कंसेप्ट लग रहा है कि एक बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, एक बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। तो बस क्या करना है, उठा के ऊपर फेंक देना है। इसी तरह इसका एक बार इसको उठा के ऊपर फेंक देंगे, ये दो तो पॉजिटिव ही हैं, इसको उठा के बस ऊपर फेंक देंगे, फेंक दो। चलो, एक ग्राफ हो गया इसका, ठीक है, एक ग्राफ हो गया इसका, बस इसको अब टच करा दो, है ना। मैं टच नहीं करा पाता हूँ फ्लो में, बाद में टच कराना पड़ता है ना, लेकिन आप माइंड में होना चाहिए, ये टच होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें 2 रेडियल नोड हैं, 2 रेडियल नोड हैं, इसमें एक रेडियल नोड है तो एक बार टच करेगा, इसमें 0 रेडियल नोड है तो एक भी बार टच नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को, एक बार टच किया इधर, है ना, और ये 2 बार टच किया, एक बार इधर एक बार इधर, ठीक है। तो साइज करके ग्राफ हो गए, ठीक है। हमने किसके किसके ग्राफ देख लिए,
साई और स्मॉल आर के, या साई और स्मॉल आर, साई स्क्वायर और स्मॉल आर के। ठीक है, दो ग्राफ क्लियर है। ठीक है, इन दोनों के ग्राफ क्लियर है। अब हमें देखना है ग्राफ इसके। ठीक है, तो साई और आर के ग्राफ कैसे हैं? पी के लिए, जो पी के लिए या डी के लिए, एफ के लिए ग्राफ आपके जीरो से शुरू होते हैं। उसके बाद बस नोड देख लो, अगर जीरो नोड है तो एक भी बार नहीं काटेगा, एक नोड है तो एक बार काट देगा, दो नोड है तो दो बार काट देगा। बस ऐसे ग्राफ बना देने हैं। ठीक है, साइज का ग्राफ बस फ्लिप कर देना उसमें। एस सब शेल के लिए क्या होता था कि एस सब शेल का ग्राफ ऐसा बनता था ना, एस सब शेल का ग्राफ इधर से ऊपर से शुरू होते थे, ऊपर से ऐसे शुरू होते थे ना, ऊपर से, क्योंकि न्यूक्लियस के क्लोज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है एस के लिए। लेकिन पी के लिए न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती थी और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते थे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती थी। ये रीजन आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये आपके साई और स्मॉल आर या साई और साई स्क्वायर कैपिटल आर के ग्राफ हो गए है ना, वेव फंक्शन का आर के साथ या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का आर के साथ। अच्छा, ठीक बात है, इरेज कर दिया जाए। चलो, अब लास्ट हमें ग्राफ देखने हैं, अलग लास्ट टाइप देखनी है इसकी, इसको भी देखते हैं क्या है। चलो, मेरे महबूब क़यामत होगी आज सुबह तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। चलो, अब हमें ग्राफ बनाने हैं इसके, है ना। अब हमें ग्राफ बनाने हैं इसके। इसके लिए पहले थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। देखो, आपको पता है कि जो आपका साई है, साई स्केयर जो है, ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, मतलब प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम बताता है ना। डेंसिटी का मतलब, जैसे डेंसिटी आपका क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब किसी पर्टिकुलर पर यूनिट वॉल्यूम के लिए जो डेंसिटी होती है वो बताता है आपका साइज स्केयर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट। अब आपको पता है कि एटम आपका स्पेयर माना जाता है, एटम इज कंसीडर्ड एज ए स्पेयर। ठीक है, तो अब मान लो ए आपका, मान लो एटम था, है ना, ए मान लो ए ऑर्बिटल है। ठीक है, एक रीजन है मान लो। ठीक है, इधर से इस न्यूक्लियस से आपको आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना बतानी है। इस न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना बतानी है। आप क्या करते हो, आप कंसीडर कर लेते हो कि जो आपका शेल है, जो आपका स्पेयर है, वो काफी इन्फानाइट शेल से मिलके बना है। कैसे, मतलब कि ये जो स्पेयर है आपका, ये स्पेयर छोटे छोटे इन्फानाइट शेल से मिलके बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे इन्फानाइट शेल से मिलके बना हुआ है। ठीक बात है। अच्छा, ठीक है, समझ रहे हो ना यार कि जो आपका स्पेयर है, और हमने स्पेयर को माना कि स्पेयर आपका जो वो छोटे छोटे स्पेरिकल शेल से मिलके बना है, कि एक छोटा स्पेरिकल शेल, एक बड़ा, उसके उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे ऐसे करते गए, फिर आपका पूरा स्पेयर बन गया, उससे आपका पूरा एक स्पेयर बन गया। अच्छा, ठीक है, तो ये मान लो आर डिस्टेंस था, ये मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली, इसको आप फिजिक्स में करते भी हो ना, एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हो, फिर इंटीग्रेशन करके उसको सोल्व करते हो, है ना, इंटीग्रेशन करके उसको सोल्व करते हो। अगर आप 12th में अगर गए हो तो, अगर आप 11th वाले हो तो, अगर आप सेंटर ऑफ मास आपने किया हो तो उधर आप देखते हो कि अगर हम सेंटर ऑफ मास किसी स्ट्रिप का निकालते हैं, अगर रोड का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, हम एक छोटा सा एक पार्ट ले लेते हैं, उसको फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इसी तरह इसमें भी है ना, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया हमने, एक छोटी सी शेल ले ली जिसका हमने डी आर रेडियस माना, तो हमें आर पोजीशन पे अगर इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है तो हम एक छोटा सा एक पार्ट ले लेते हैं और इसकी फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, साई स्क्वायर डीवी के बराबर। इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना इसके बराबर होगी। इसका वॉल्यूम कितना, इस शेल का एक कॉन्सेंट्रिक शेल का वॉल्यूम कितना है, तो साइज के आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती थी, है ना, कि मतलब प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो सिंपल सा मतलब इतना समझो, साई स्क्वायर डीवी की हम बात कर रहे हैं, साई स्क्वायर डीवी से हम बात कर रहे हैं। तो ए आपको देता है प्रोबेबिलिटी, ए आपको क्या देता है, प्रोबेबिलिटी, ए आपको देता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब डीवी को देखें तो साई स्क्वायर
डीवी को आप कैसे लिख सकते हो, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। डीवी क्या है, शेल, आपका स्पेरिकल शेल है, तो स्पेरिकल शेल का अगर आपको वॉल्यूम लिखना है तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। स्पेरिकल शेल का ये जो शेल था इसका वॉल्यूम आप ऐसे लिख सकते हो ना, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो ये आपका पूरा होगा, ये पूरा आपकी इक्वेशन होगी, है ना, ये आपकी प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन होगी। बोलो बात ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन होगी, प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन होगी, बात ठीक है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन होगी, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था, ये आपकी प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन होगी, ठीक बात है। अच्छा, इसमें से जो ये वाला इतना पार्ट है आपका, है ना, ये इतना पार्ट जो है 5 स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। जैसे आपका लिखा होता है ना, जब आप डेरिवेटिव करते हो तो ऐसे एक फंक्शन लिखा होता है ना, एफ एक्स, और इधर इसका डेरिवेटिव लिखा होता है, इसको आप इंटीग्रेट करते हो, है ना। इसी तरह ये जो इतना पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और इसको हमने इसके साथ डेरिवेटिव लिखा होता है डी आर। तो ये आपका इतना जो पार्ट है आपका, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन या रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन या रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। क्या, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखो आप, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, है ना। इसलिए इसको हम आर पी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोल देते हैं, है ना। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख देना ना, डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी, ये आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको शॉर्ट में आरपीडीएफ भी बोल देते हैं, कभी कभी बोल भी देते हैं व्हाट इज अ ग्राफ ऑफ ए एस सबशेल फॉर, व्हाट इज अ आरपीडीएफ ग्राफ फॉर ए एस सबशेल। तो सीधा आरपीडीएफ पूछ लेते, तो आपको आरपीडीएफ पता होना चाहिए, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब आपको ग्राफ पूछ रहे हैं 4 पाई स्क्वायर आर कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर का, ठीक है, वर्सेस स्मॉल आर का। बात क्लियर है, ठीक है। ये आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है, तो मतलब यही बात है ना, जैसे साइज स्क्वायर लिखूं या मैं कैपिटल आर स्क्वायर लिख दूं, एक ही बात है ना, ग्राफ के लिए एक ही बात है। चाहे प्रोबेबिलिटी फंक्शन को मैं इससे भी जनरेट कर सकता हूँ, ये भी साइज स्क्वायर की जगह पर मैं कैपिटल आर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपका होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, है ना। प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अच्छा, ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको प्रोबेबिलिटी बताता है, और ये आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। साइज स्क्वायर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको क्या बताता है, क्या बताता है, ये आपको बताता है प्रोबेबिलिटी के बारे में। साइज स्क्वायर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, ये आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ग्राफ देखते हैं, इसके ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ हम बना रहे हैं किसका, 4 पाई स्क्वायर आर, इसको हम लिखने की जगह कम है अपने पास, थोड़ा सा इधर कर देते हैं लेफ्ट में। चलो देखो, ग्राफ इसका सिंपल ही है, सिंपल, बहुत सिंपल ग्राफ है। तो हम ग्राफ बना रहे हैं 4 पाई स्क्वायर आर इंटू साइज स्क्वायर का, या कैपिटल आर का स्क्वायर, मतलब रेडियल वेव फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है, और स्मॉल आर। पहले मान लो हम ग्राफ बना रहे हैं 1s का, है ना, या 2p का, या 3d का, या 4f का। इन सब के लिए रेडियल नोड की वैल्यू निकालो, काम वही करना है, रेडियल नोड की वैल्यू निकालो। इसके लिए निकाल लेता हूँ, बाकी सबकी सेम ही होगी, है ना। तो n माइनस l माइनस 1 तो 0। इसी तरह आप 2p का देखोगे, n माइनस l माइनस 1 0, ठीक है। तो इसी तरह इसका भी 0, इसका भी 0 होगा, ठीक है। तो इनकी सबकी वैल्यू क्या आई, रेडियल नोड की वैल्यू 0 आई, रेडियल नोड की वैल्यू आपकी 0 आई। अच्छा, रेडियल नोड की वैल्यू आपकी 0 आई। तो इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ भी आपका 0 से शुरू होता है, इसका ग्राफ आपका 0 से शुरू होता है। पहला ग्राफ ये हो गया आपका, पहला ग्राफ ये हो गया। 1s का ग्राफ भी ये है, 2p का भी ये है, 3d का भी ये है, 4f का भी ये है, ठीक है। बात क्लियर है, मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के जितने भी ग्राफ हैं वो सब के सब 0 से शुरू होते हैं, सब के सब 0 से शुरू होते हैं। बात क्लियर है, ठीक है, क्लियर है इतना। साई के जो ग्राफ थे, साई के ग्राफ आपके
एस के लिए जीरो से शुरू नहीं होते थे, पी के लिए जीरो से शुरू होते थे, एस के लिए ऊपर से शुरू होते थे ना। एस के लिए आपके जो साई के ग्राफ थे वो इधर से शुरू होते थे, और पी के लिए आपके इधर से शुरू होते थे, जीरो से, है ना, साई के ग्राफ। लेकिन जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ग्राफ हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के जो ग्राफ हैं वो हमेशा जीरो से ही शुरू होते हैं, यही हो आपका एस हो, या पी हो, डी हो, एफ हो, जीरो से ही शुरू होते हैं। ठीक बात है। अच्छा, पहली बात तो ये ठीक है, ठीक है। वैसे जो ग्राफ आपका आया है ना, ये आपका जो ग्राफ आया है, वैसे अगर आप समझना ही चाहते हो तो ये ग्राफ एक्चुअल में ऐसे आया है कि ये आपका जो अगर स्मॉल आर है तो स्मॉल आर का आर स्क्वायर के साथ रिलेशन क्या होगा? अरे आर, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आर स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये आर स्क्वायर का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू आर ऐसे ही होगा कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, और 1s के लिए आपको पता है 1s के लिए आर का, कैपिटल आर का रिलेशन क्या है? कैपिटल आर का रिलेशन कुछ ऐसा आता था, ऐसे ही जाता था, है ना, अभी हमने देखा यार, ऐसे ही जाता था कैपिटल आर स्मॉल आर का। तो ये ऐसा ही कर्व बन रहा था ना, और आर का आप स्मॉल ए आपका आर कैपिटल आर का है, रेडियल वेव फंक्शन का ए है, ये आपका स्मॉल आर का है ना, कि आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका आर स्क्वायर बढ़ेगा। तो इन दोनों का जो इफेक्टिव ग्राफ होता है, एक ग्राफ इसका है, एक ग्राफ इसका है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट ग्राफ है एक्चुअल में यही है। अगर कुछ मैथ वाले स्टूडेंट होंगे तो उनको ये समझ आ रहा होगा कि इन दोनों ग्राफ से जो रिजल्टेंट ग्राफ मिलता है वो आपका ये ग्राफ होता है। जस्ट मैंने बताने के लिए बताया आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका आर है ना, आर है 4 पाई स्क्वायर आर और आर, तो मतलब इसका ग्राफ और इसके ग्राफ का रिजल्टेंट से आपको इस पूरे का ग्राफ मिलता है। तो इसका ग्राफ ऐसा है, इसका ग्राफ ऐसा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो यही ग्राफ आएगा, यही ग्राफ आएगा। तो इसका ग्राफ इसलिए ऐसा बना है, ठीक है। अच्छा, तो इसका ग्राफ ये हो गया, ठीक है। तो बस आपको ऐसे देखना रेडियल नोड ही है यार, और कुछ भी नहीं। आगे देखते हैं। अब अगर मैं बनाऊं 4 पाई स्क्वायर आर साइड स्क्वायर रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, या इधर पी भी लिखा हो ना, और पी भी लिखा हो तो सेम ही बात है, और पी, ठीक है, या स्मॉल आर। अच्छा, तो ये मैं अगर बना रहा हूं, मान लो आपका 2s 3p 4d या 5f, तो इनके लिए सबके लिए आपकी n की n-l-1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, है ना, देख लेना। n-1 मतलब 1, 2 - 0 - 1 तो 1 ही आएगा, इसलिए इसका भी देखोगे रेडियल नोड्स तो 1 ही आएगा, इसके भी रेडियल नोड 1, इसके भी रेडियल नोड 1। तो मतलब एक्स एक्सिस को कितनी बार काटना है? एक बार, एक्स एक्सिस को एक बार काटना है। अच्छा, एक्स एक्सिस को एक बार काटना है, तो एक्स एक्सिस को एक बार काट देंगे, ऐसा होगा, ऐसा इसका कर्व होगा। इसको इधर से ऐसे नीचे ले जाके ना काट देना, ठीक है। जितने भी आपके रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के ग्राफ बनेंगे वो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर वाली साइड में होंगे। ऐसे ना कर देना कि ऐसे लेके जाओ, ऐसे जाके इधर से काट दो, नीचे ना काटना, ठीक है, क्योंकि ये आपका ये आपके जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के ग्राफ हैं वो हमेशा वाई ऊपर की तरफ होते हैं ना, साई स्क्वायर है तो ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक बात है। अच्छा, तो ए आपका हो गया इसका ग्राफ, किसका? इनका। आगे मान लो आपका फिर से अगर मैं बनाऊं 4 पाई स्क्वायर स्मॉल आर साई स्क्वायर या प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है, इसका आर के साथ ए बना रहा हूँ, लेट्स से मैं 3s 4p 5d, ठीक है, एंड 6f, इनका ग्राफ बनाऊं तो इसके लिए सबके लिए रेडियल नोड की वैल्यू 2 होगी। तो मतलब एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा या टच करेगा? 2 बार। तो बस एक, फिर से ज़्यादा लंबा खींच दिया अपन ने, ठीक है। वैसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता अपने को, लेकिन तब भी मुझे देखने में अच्छा लगे, अपनी तसल्ली के लिए बना रहा हूँ। कितनी बार है? 2 बार। अच्छा, तो ये कर्व होगा इसका, ये कर्व होगा इसका, ठीक है। एक बार इधर टच किया, है ना, एक बार इधर टच किया, एक बार इधर, तो 2 बार टच किया, इसलिए इसका ग्राफ ए बना, इसका ग्राफ ए बना, ठीक है। तो इसका ग्राफ ए हो गया। इसी तरह अगर मैं एक कर्व और बना दूँ इधर, चलो, ठीक है,
4 पाई स्क्वायर आर साई स्क्वायर और आर का ए मैं बना रहा हूँ लेट से 4s 5p 6d या 7f का। तो इन सब के लिए रेडियल नोड की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, रेडियल नोड की वैल्यू 3 होगी। अच्छा ठीक है, कैलकुलेट आप कर सकते हो। तो इसके लिए मतलब 3 बार टच कराना है, तो 1 2 3, बस उसके बाद इन्फिनिटी पे ले जाना है, उसके बाद इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। देखो 3 बार टच किया है ना, 1 2 3। ठीक है, तो ये आपके ग्राफ होते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के ग्राफ में बस आपको क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो रेडियल नोड निकाल लेना, जैसे हमने पहले ग्राफ में किया। पहला काम तो ये करना, रेडियल नोड निकाल लो। उसके बाद रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के ग्राफ में वो 0 से शुरू होते हैं, तो 0 से शुरू कर दिया। तो 0 से शुरू कर दिया, पहले एक हिल बनाई है ना, एक पहले पहाड़ बनाया, एक पहाड़ी की तरह है, तो हिल बनाई। तो इसमें एक बार कट नहीं किया तो हमने ऐसे बना दी। इसमें एक बार कट, एक रेडियल नोड थी तो एक बार हमने टच कराया, एक बार हमने टच कराया। और आप क्लियरली देख रहे हो कि पहले जो आपकी पीक थी वो बड़ी थी, आगे वाली जो पीक है छोटी होती जा रही है। पहले बड़ी, फिर हाइट छोटी और वो छोटी, बड़ी छोटी, फिर और छोटी और छोटी, ऐसे होता भी जा रहा है ना। तो इसमें कंक्लूजन आप ये देख सकते हो, इस ग्राफ का कंक्लूजन मेन क्या है? पहली बात स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड दूसरी बात हाइट डिक्रीज विद इंक्रीज आर, है ना। जो ये आपकी बन रही है, इनकी हाइट डिक्रीज होते जा रही है, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम आर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी हाइट इसकी डिक्रीज होते जा रही है। ठीक है, तो ये आपके ग्राफ हैं यार रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के। ये आपके ग्राफ हैं किसके? रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के। ठीक है, तो ये दैट्स ऑल। इतनी ग्राफ है आपके सिलेबस में, 3 तरह के ग्राफ आते हैं। मैंने सारे तरह के ग्राफ बता दिए और इनका मीनिंग भी समझा दिया कि ये ग्राफ आए कैसे हैं, याद करने का तरीका भी बता दिया, कैसे आप याद कर सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, सब बता दिया आपको। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इतनी चीजें थी। एक चीज और देख लेते हैं, हेडिंग डालो, मेथड डालो, मेथड फॉर सोल्विंग क्वेश्चन ऑफ ए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हेडिंग डाल सकते हो, मेथड फॉर सोल्विंग क्वेश्चन ऑफ ए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वेश्चन ऑफ ए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसको देखते हैं। मेथड ऑफ सोल्विंग क्वेश्चंस ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कैसे सोल्व करेंगे इसके क्वेश्चन को, मैथमेटिकल क्वेश्चन कैसे, वेव इक्वेशन उसको कैसे सोल्व करेंगे उसकी बात करते हैं। हाँ, इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं आपको क्वेश्चन के जरिए समझाता हूँ। एक क्वेश्चन लेता हूँ, उससे समझाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, है ना। थ्योरेटिकल समझाने से अच्छा आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ। ठीक बात है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। जिंदा हो, खत्म, जाग रहे हो? जाग रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं जाग रहे हो तो भाई जय माता दी, गुड नाइट। क्वेश्चन लिखो, जैसे क्वेश्चन है द वेव फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सबशेल या ऑर्बिटल कुछ भी ले, ऑफ सबशेल इज गिवन एज ये आपको दिया हुआ है 1/9√6 a0 3/2 6r a0 माइनस r स्क्वायर बाय a0। डर लग रहा है देख के? कुछ नहीं है यार, देखो ए मान लो आपको वेव इक्वेशन दी हुई है और आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये शेल कौन सा होगा। आपको ये बताना है, आपको बताना है कि शेल कौन सा होगा।
ठीक है, आपको बताना है कि शेल कौन सा होगा। मान लो आपको ऑप्शन दिए हैं 1s 2p 3p या 3d। आपको बताना है कि कौन से शेल है, मतलब किस सब शेल की बात हो रही है। एक इक्वेशन किस सब शेल की है आपको ये बतानी है। देखो कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो। ए इक्वेशन जो है इसमें आर की जितनी मैक्सिमम वैल्यू पावर को आप कॉमन निकाल सकते हो उतनी मैक्सिमम पावर को कॉमन निकाल दो। सबसे पहले क्या बोला मैंने कि जितनी मैक्सिमम पावर को कॉमन निकाल सकते हो इस ब्रैकेट में से उसको निकाल दो। तो इसमें आर कितना कॉमन आ सकता है, एक ही आर कॉमन आ सकता है क्योंकि इधर एक आर है इधर दो आर है, तो मैक्सिमम एक आर ही हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम निकालो। देखो अभी देखना क्या है, कुछ भी नहीं है, मेथड बता रहा हूं कैसे सोल्व करना है। a0 3/2, तो r की मैंने एक टर्म कांस्टेंट निकाल ली, तो बचा क्या गया 6a0 माइनस r/a0, क्योंकि r की एक ही पावर हम कांस्टेंट निकाल सकते थे, है ना, क्योंकि r स्क्वायर अगर मैं कांस्टेंट लगाता तो इधर एक नीचे r आ जाता ना, नीचे r नहीं लेके जाना है, r हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो r की मैक्सिमम जितनी पावर बाहर आ सकती थी वो हमने निकाल लिया, r आया बाहर। ठीक है, बाकी सबको ऐसे ही लिखने दिया, r e है ना इधर e रेज़ टू पावर r/3a0। अच्छा, पहला काम आपने क्या किया, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 टेक हाईएस्ट पॉसिबल पावर ऑफ एल, पॉसिबल कॉमन फैक्टर भी लिख सकते हो आप चाहो तो, पॉसिबल कॉमन फैक्टर ऑफ आर कॉमन, है ना। सबसे पहले आपने आर को कॉमन निकाल लिया, आर को कॉमन निकाल के रख लिया तो ये इक्वेशन बन गई। अच्छा, अब बस इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो, इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो, के r⁻l पॉलिनोमियल फंक्शन n-l-1। अभी आपको लग रहा होगा क्या कर रहा हूं मैं, है ना, अभी देखते जाओ, बस कुछ नहीं है यार। इसको बस इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो। मतलब सबसे पहले आपने क्या किया, r को कॉमन निकाला, जितना r की पावर कॉमन आ सकती थी बिना नीचे r को लेके जाए, तो आप r की एक पावर कॉमन निकाल सकते थे। क्योंकि r, अगर आप किसी के माइंड में डाउट आ रहा है कि r स्क्वायर हमने कॉमन क्यों नहीं निकाला, क्योंकि r स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालते तो इधर आपका 1 हो जाता, इधर नीचे r आ जाता। नीचे r नहीं लेके आना है, r हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। तो r ऊपर रहते हुए कितनी मैक्सिमम पावर हम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, एक r निकाल सकते थे, तो हमने एक r निकाल दिया। ठीक है, तो हमने r कॉमन निकाल दिया। अब ये जो अंदर ब्रैकेट में है ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह है ना, एक पॉलिनोमियल फंक्शन की, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन रही है ना, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन रही है। ये अंदर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, बाहर आ रहा है। इस पूरी टर्म को मैंने बोला कांस्टेंट है, ये r की पावर l, मतलब r की जो ऊपर r की जो पावर होगी, जो आपने कॉमन निकाला, उसका जो r की पावर होगी वो आपको l की वैल्यू देगा। मतलब इधर r की पावर कितनी है, 1 है, मतलब l की वैल्यू 1 है। बस इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूं मैं। ठीक है, r की जितनी भी कॉमन निकालने के बाद r की जितनी भी पावर है वो आपकी l की वैल्यू देगा। मतलब r की पावर 1 आई तो l की वैल्यू 1 है। ठीक है, और पॉलिनोमियल फंक्शन आपका यह है, पॉलिनोमियल फंक्शन की जो पावर है वो आपको n-l-1 की वैल्यू देगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की पावर कितनी है, ये भी 1 है, तो मतलब n-l-1 की वैल्यू भी आपकी 1 है। बात ठीक है, बात ठीक है, इतना ही समझना था। बोलो बात क्लियर है। r की पावर जो होगी, जो बाहर r होगा, जो कॉमन फैक्टर निकाला था, उसकी जो r की पावर होगी वो l के बराबर होगी। पॉलिनोमियल फंक्शन की जो r की पावर, पॉलिनोमियल फंक्शन की जो पावर होगी वो n-l-1 के बराबर होगी। तो इधर से आपका n की वैल्यू क्या आ जाएगी, l की वैल्यू 1 है, तो n-1 = 1, तो इधर से आपकी n की वैल्यू आई 3, n की वैल्यू 3 आ गई, l की वैल्यू 1 थी तो इसमें आपने l की वैल्यू 1 पुट की तो n की वैल्यू 3 आ गई। बस 3, n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p के लिए। l की वैल्यू 1 p के लिए होती है, तो 3p आ गया। n की वैल्यू 3 हो, l की वैल्यू 1 हो, तो कौन सा सबशेल होता है, 3p सबशेल होता है। 3p सबशेल होता है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू सोल्व द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कॉमन निकालो, बस कॉमन निकाला,
जो बाहर हमने r का कॉमन फैक्टर कॉमन निकाला, जो उसकी पावर है वो l के बराबर होगी, जो अंदर पोलिनोमियल फंक्शन है उसकी जो पावर है वो n माइनस एल माइनस वन के बराबर होगी, तो n माइनस एल माइनस वन भी 1 के बराबर आया, r की पावर 1 थी तो l बराबर आ गया 1 के, तो इधर से n निकाल लिया हमने, n आया 3, तो आपका 3p आ गया आंसर, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 आपकी p सब शेल के लिए होती है, तो 3p आपका आंसर आ गया। तो a जो इक्वेशन थी 3p के लिए थी, ठीक है। तो ऐसे सोल्व करते हैं हम अपनी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, ठीक है। तो इतनी ही बात थी आपकी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। इसके जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपके जो जेई में नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं जल्दी जल्दी उसको देख लेते हैं। अच्छा, देखो जल्दी जल्दी करो, फास्ट फास्ट करना है, टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ है अपने, अच्छा है, पहला क्वेश्चन है orbital having three angular nodes and three total nodes is, ए ऑप्शन है 5p, बी ऑप्शन है 3d, सी ऑप्शन है 4f एंड डी ऑप्शन है आपका 6d। नीट 2019 में बोलो भाई कितने होंगे। बोला है कि 3 एंगुलर नोड है, 3 टोटल नोड है। देख लेते हैं। एंगुलर नोड बराबर होता है एल के, एंगुलर नोड बराबर होता है एन के, एंगुलर नोड बराबर होता है एल के, और 3 है, मतलब एल की वैल्यू आपकी 3 आ गई, एल की वैल्यू 3 आ गई। एंगुलर नोड बराबर होता है एल के, और एंगुलर नोड आपको 3 दिए थे तो एल की वैल्यू 3 आ गई। टोटल नोड्स होते हैं आपके n माइनस वन के, टोटल नोड बराबर होता है n माइनस वन के, n माइनस वन की वैल्यू 3 दी हुई है तो n की वैल्यू कितनी आई, 4 आ गई, n की वैल्यू 4 आ गई। तो l की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू कितनी है, 4 है। l की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, f के लिए होती है, तो 4f आया। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। n की वैल्यू हमारी 3 थी, n की वैल्यू 4 थी, l की वैल्यू 3 आई, तो मतलब 4f सबशेल की बात हो रही है, 4f ऑर्बिटल की बात हो रही है, क्योंकि 4f ऑर्बिटल में ही 3 एंगुलर नोड होते हैं और 3 टोटल नोड होते हैं। ठीक है, चलो बच्चों वाला क्वेश्चन था, चलो जल्दी जल्दी करने हैं क्वेश्चन। लेक्चर आई थिंक पहले काफ़ी लेंथी हो गया होगा, तो जल्दी जल्दी हम जितने क्वेश्चन कर सकते हैं उतने करते हैं। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो आप हवा में फेंकोगे सब क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन सारी चीज़ें कर ली तो काम खत्म। आपको स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी हुई है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको दिया है हाइड्रोजन एटम के लिए, वो है φ2s दी हुई है इसकी, ये है आपका बराबर 1/4 √2 पाई, वैसे तो आपको मैंने कहा था याद भी रख लेना, ठीक है, 1/a0 दी पावर 3/2, ठीक है, 2 माइनस r0/a0। एक बार चेक करना कि मैंने इधर सही लिखा है कि नहीं लिखा है, एक बार चेक करना उधर, अगर नहीं सही लिखा होगा तो चेक उसको सही कर देना, है ना। मुझे लगता है शायद कुछ हमने इधर उल्टा उल्टा किया है शायद, अगर वैसा तो सही किया होगा, अगर कुछ चेंज है तो उसको सही कर देना, ए चीज़ लिखना है ना, e माइनस r/2a0। ये आपको इक्वेशन दी है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। वेव फंक्शन की, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की वेव फंक्शन दिया हुआ है 2s ऑर्बिटल के लिए, जिसमें a0 आपका बहुत रेडियस है, इफ द रेडियल नोड इन 2s इज r0। अच्छा, आपको बोला है कि r0 इसमें जो है वो रेडियल नोड है, r0 इसमें क्या है आपका रेडियल नोड है, ठीक है। आपको बताना है रिलेशन बिटवीन r0 एंड a0। r0 और a0 के बीच में क्या रिश्ता है आपको बताना है। कब आया क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2024
2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आर नोट और ए नोट के बीच में रिलेशन क्या है। आपको स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी है, हाइड्रोजन एटम के लिए 2s सबशेल के लिए ए है, ठीक बात है। अच्छा, आपको इसमें बोला कि आर नोट आपका क्या है, रेडियल नोड है। आर नोट आपका डोनेट करता है रेडियल नोड की वैल्यू। आपको रिलेशन बताना है आर नोट और ए नोट के बीच में, आर नोट और ए नोट के बीच में। अच्छा, आर नोट आपका रेडियल नोड है। रेडियल नोड का मतलब क्या, जहां साइज स्केल की वैल्यू 0 हो। बोलो यार, रेडियल नोड का मतलब क्या, जहां साइज स्केल की वैल्यू 0। इसमें काफी टीचर हाइप बनाते हैं अपनी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी अच्छा नहीं है, रद्दी क्वेश्चन है। देखो क्या है, रेडियल नोड क्या होता है, जहां साइज स्केल की वैल्यू 0 हो। बस इसका स्केल करो, ये पूरी इक्वेशन का स्केल करो। पूरी इक्वेशन का स्केल क्या होगा, 32 हो जाएगा, पाई स्केल है ना, 4/2 का स्केल 32 हो जाएगा, 1/a0। इसका स्केल करेंगे तो 3 रह जाएगा। इसका स्केल 2 माइनस आर नोट बाय ए नोट, द स्केल e⁻²r बाय 2a0। ये आएगा, ये मैंने स्केलिंग की है, जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन की जस्ट मैंने स्केलिंग की है। इसकी जब मैं स्केलिंग करूंगा तो ये चीज़ आएगी, ठीक बात है। इसकी वैल्यू 0 है। अब हमने ये बोलना है कि इसकी वैल्यू 0 है, साइज स्केल की वैल्यू 0 है, क्योंकि हमें आर नोट रेडियल नोड की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ ए नोड। रेडियल नोड का मतलब कि साइज स्केल की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो साइज स्केल 2s की वैल्यू 0 पुट कर दो। साइज दिया था, साइज स्केल निकाला, साइज स्केल की वैल्यू 0 पुट कर दो। अब साइज स्केल 0 कब होगा, देखो, क्या ए टर्म कभी 0 हो सकती है, नहीं, ये तो कांस्टेंट ही है। क्या ए टर्म कभी 0 हो सकती है, नहीं, ए भी 0 नहीं होगी, क्योंकि ए नोट आपका क्या होता है, बोह रेडियस। ए नोट आपका क्या होता है, बोह रेडियस होता है ना, ए भी कभी 0 नहीं होगा। क्या ए टर्म कभी भी 0 हो सकती है, नहीं, एक्सपोनेंशियल टर्म कभी 0 थोड़ा हो सकती है, ठीक है। ए कभी भी आपकी इन्फिनिटी थोड़ा जाएगी, ए आपका कभी भी इन्फिनिटी नहीं जाएगा, तो ए भी आपकी कभी 0 नहीं होगी। तो बची यही टर्म, ए टर्म 0 कब होगी, बस इसको ही देखना है। आपको पता है साइज स्केल बराबर, साइज स्केल आपका 0 होगा, तो ना ए टर्म कभी 0 हो सकती है, ना ए टर्म कभी 0 हो सकती है, ना ए टर्म कभी 0 हो सकती है, क्योंकि आर बाय ए नोट की कुछ वैल्यू होगी ना, तो कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। तो बस एक ही ऐसी टर्म है जो 0 बन सकती है, यही ऐसी, क्योंकि अगर आर नोट बाय ए नोट की वैल्यू रेशो जो है वो 2 के बराबर आएगी, तब ये टर्म तो 0 हो जाएगी। ए टर्म 0 हो जाएगी तो मतलब साइज स्केल 0 हो जाएगा। तो ए 3 टर्म तो 0 कभी नहीं हो सकती, तो बची यही टर्म। तो ए टर्म देखो 0 कब होगी, क्योंकि आपको साइज स्केल 0 करना है, तो मतलब सिर्फ यही टर्म 0 होगी तभी ये 0 होगा। तो मतलब इसको 0 होने के लिए आपकी ए टर्म 0 होनी चाहिए, ए टर्म आपकी 0 होनी चाहिए। बोलो बात ठीक है। इस साइज स्केल 2s आपको 0 करना है, तो मतलब ए साइज स्केल 2s आपका 0 कब होगा, जब आपकी ए टर्म 0 हो, क्योंकि बाकी जो 3 टर्म्स थी वो तो 0 हो ही नहीं सकती, सिर्फ यही टर्म जब 0 होगी तभी ये 0 होगा। तो मतलब ये चीज आपके 0 के बराबर होगी। अब बस, तो इधर से आपका क्या है, 2 माइनस आर नोट बाय ए नोट बराबर है 0 के। तो इधर से आपका आया 2 बराबर है आर नोट ए नोट के, तो इधर से आपका आर आया, आर नोट बराबर है 2a नोट के, आर नोट बराबर है 2a नोट के। तो रिलेशन बिटवीन आर नोट एंड ए नोट क्या है, आर नोट बराबर आया 2a नोट के। यही रिलेशन है आपका आर नोट और 2a नोट के। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको पता था कि रेडियल नोट बताना, तो रेडियल नोट के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि साइज स्केल की वैल्यू 0 होती है। तो जो आपका दिया था, इसको बस आपने स्केल किया, उसके बाद इसको 0 पुट करोगे तो 0 ये तभी होगा जब ए 0 होगा, तो ये 0 बस इसको पुट किया तो आपका आर नोट और ए नोट का रिलेशन आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस ये चीज आपको पता नहीं चाहिए और मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, अब अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही दोगे ना यार। बस साइज स्केल को 0 करके उसमें बस जो टर्म 0 पॉसिबल है उसी को 0 करना है, उसके बाद रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छा चलो आगे चलें। चलो और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली
more likely to be found। ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये आपको एक ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ग्राफ कुछ है ऐसा, ऐसा कुछ ग्राफ है ना। एक ग्राफ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको सोचना नहीं है कि किसका ग्राफ है। ये क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया हुआ है ना। इस पॉइंट को बोला है बी, इस पॉइंट को बोला है ए, इस पॉइंट को बोला है सी। ये है आपका ग्राफ फाई एक्स और एक्स का, है ना, रेडियल वेव फंक्शन और एक्स का। आपसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ होगी। ऑप्शन 1 दिया है इन रीजन ए एंड सी। ऑप्शन से और आपको इजी लगने लगेगा। इन द रीजन ए एंड बी, ओनली इन रीजन ए, ओनली इन रीजन सी। बोलो भाई, कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, जहाँ उसकी साई की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि साई की वैल्यू ज़्यादा, साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा। तो मतलब इस पॉइंट पे साई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और इस पॉइंट पे, है ना, इन दोनों पॉइंट पे ही साई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। बोलो यार, ठीक बात है। ठीक है, तो साई की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा, इन रीजन ए एंड सी, इन रीजन ए एंड सी। बात क्लियर है। ठीक है, साई की वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगी उधर ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी ना इलेक्ट्रॉन की मिलने की। आपसे पूछ क्या रहे हैं कि कहाँ इलेक्ट्रॉन की मिलने की, कहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देखने को इधर ही मिलेगा जहाँ साई की वैल्यू ज़्यादा हो, साई की वैल्यू जहाँ मैक्स होगी उधर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी। तो ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। एक क्वेश्चन आया कब है, ये आपका आया था जेईई मेन 2019 में, जेईई मेन 2019 में आया था। ठीक है, जेईई मेंस 2019 में आया था। क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इधर नीचे देख लेते हैं। द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड स्मॉल आर इज शोन। ये ग्राफ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, ठीक है, एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, राइट, ए दिया, हाँ ए दिया। ठीक है, ए आपको ग्राफ दिया है साई स्क्वायर और आर के बीच में। आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन दिए हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या 3s को, ऑप्शन बी 2s, ऑप्शन सी 1s। ये तो अब यार आप करना चाहिए, अब आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। बताओ भाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साई स्क्वायर और आर के बीच में, साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो। पहली बात आपको क्लियरली दिख रहा है एस का ग्राफ है, क्योंकि ऊपर से शुरू हो रहा है, 0 से पी के ग्राफ शुरू होते थे साई वाले, तो ए ऊपर से शुरू हो रहा है, तो पहली बात तो एस का ग्राफ है, पहली बात तो एस का ग्राफ है, तो मतलब ए पी वाला ऑप्शन तो कट ही गया। ठीक है, पहली बात तो है कि ऊपर से शुरू हो रहा है, तो मतलब एस का ग्राफ है कि न्यूक्लियस के क्लोज इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। अच्छा, आगे सिर्फ एक बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, एक काम हो रहा है, एक बार टच कर रहा है, तो मतलब रेडियल नोड कितनी है, 1 है। तो इनमें से देख लो रेडियल नोड 1 किसके केस में है, इसकी रेडियल नोड देखो 3 माइनस एल माइनस 3 माइनस एल माइनस 1, तो इधर से 2 आई, इधर से 2 माइनस 0 माइनस 1, इधर से 1 आई, इधर से 1 माइनस 0 माइनस 1, तो इधर से 0 आई। अच्छा, तो रेडियल नोड आपकी 1 किस में आई, इसमें आई। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। ए जो कर्व है 2s को ही रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि पहली बात है एस का ही कर्व है, एस का ही कर्व है, क्योंकि ये ऊपर से शुरू हो रहा है, तो एस का कर्व है, पहली बात तो हमें पता लगा, तो हमने पी को तो एलिमिनेट ही कर दिया। अब इन 3s का है कि 2s का है कि 1s का है, तो बस ये चेक कर लो रेडियल नोड, इधर एक ही बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब रेडियल नोड की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो रेडियल नोड की वैल्यू इसके लिए 2 थी, इसके लिए 1, इसके लिए 0, तो मतलब इसके लिए रेडियल नोड की वैल्यू 1 थी, मतलब 2s अपना सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कब आया है क्वेश्चन,
ये आया है जेई, ये भी आपका जेई मेन 2019 में ही आया है, ये भी आपका जेई मेन 2019 में ही आया है। ठीक बात है, क्लियर है? देख लो भाई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कर लोगे? अच्छा, और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, करके आना उसे, खासकर जेई एडवांस वाले बच्चे। 2017 में एक क्वेश्चन आया है जेई एडवांस पे, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे, मैच द कॉलम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस चुप करके सॉल्व करते जाना है, कुछ भी नवा देखने को नहीं मिलेगा। तो जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन स्पेशली जेई वाले बच्चों को करना ही है, नीट वाले करेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन जेई वालों को तो करना ही है। जेई एडवांस 2017 का मैच द कॉलम में क्वेश्चन आया, उसे करके आना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कितनों का हुआ। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन px ऑर्बिटल इज, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन px ऑर्बिटल इज, ठीक है, जेई मेन 2000 में आया हुआ है, जेई 2000 में। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ठीक है, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। कितने नोडल प्लेन होंगे px में? 1 ही होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक ही डंबल है तो एक प्लेन। नंबर ऑफ नोडल प्लेन बराबर है l के, तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है। वैसे भी देख सकते हो, मैंने आपको बताया भी हुआ है कि px के लिए एक ही नोडल प्लेन होता है। कौन सा नोडल प्लेन होता है px के लिए? yz प्लेन आपका नोडल प्लेन है px के लिए, तो एक ही प्लेन नोडल प्लेन होता है, तो नोडल प्लेन आपका एक होता है, तो हमने वो लिख दिया। देख लो यार, एक मिनट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लास्ट और देख लेते हैं, फिर आपका पूरा एक काम खत्म करते हैं। हाँ, एक बड़ी सी हेडिंग लिखी हुई है जेई एडवांस के 2016 में आए हुए क्वेश्चन को। कुल मिला के मैं शॉर्ट में बोलूं तो आपसे पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर का ग्राफ क्या होगा। आप क्वेश्चन देख लेना, हेडिंग देखना चाहो, ठीक है, तो देख लेना आप। मैं कुल मिला के ही पूछ रहे हैं आपसे, प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर का ग्राफ क्या होगा। अगर मैं बोलना चाहूं तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है P इज द, लिखना चाहो तो लिख लो, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। P is the probability of finding the 1s electron of a hydrogen atom in a spherical shell of infinitesimal thickness dr। infinitesimal thickness कितनी है? dr, छोटी सी थिकनेस का हमने लिया है। at a distance r from the nucleus, the volume of this shell is, कितना वॉल्यूम है? 4 pi r square dr, इतना वॉल्यूम है शेल का। आपसे पूछा है कि द क्वालिटेटिव स्केच ऑफ ए डिपेंडेंस ऑन ए पी वर्सेस आर, आपको बताना कि कौन सा होगा। 4 ग्राफ आपको दिए हुए हैं, फिर से बोल रहा हूं, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन ए स्फेरिकल शेल ऑफ इन्फिनिटेसिमल थिकनेस dr एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। द वॉल्यूम ऑफ द शेल इज 4 pi r square dr। आपको स्केच बताना है कि P वर्सेस R का स्केच क्या होगा, और आपको 4 स्केच दिए हुए हैं, 4 स्केच दिए हुए, इनमें से बताना है कि आपको कौन सा सही है। जेई एडवांस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला कर्व है ऐसा कुछ, ऑप्शन बी आपको दिया है, ए ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी आपको दिया है ऐसा कुछ, ऑप्शन सी आपको दिया है ऐसा कुछ, एंड ऑप्शन डी आपको दिया है ऐसा कुछ। आपको बताना है P वर्सेस R का ग्राफ बताना है, ठीक है। और 1s इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है ना, 1s इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है। किसके लिए? 1s इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द 1s इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, है ना।
1s इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बताना है p वर्सेस r का ग्राफ। तो 1s इलेक्ट्रॉन के लिए पहले रेडियल नोड निकाल लो, n माइनस l माइनस 1, तो रेडियल नोड 0 है, रेडियल नोड 0 है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ आपको आर के अकॉर्डिंग बताना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता था, 0 से शुरू होता था, हमेशा ही 0 से शुरू होता था, चाहे एस हो जाए, पी हो जाए, डी हो, एफ हो। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। अच्छा 0 से शुरू होता है, पहली बात है तो गलत हो गया, 0 से शुरू नहीं हो रहा है, इधर से शुरू होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। ए भी गलत हो गया क्योंकि 0 से शुरू नहीं है, 0 से शुरू नहीं है, इधर से शुरू हो रहा है। ए हो सकता है, ए हो सकता है, तो ऐसा तो हमने कभी शेप देखी नहीं है, ऐसी शेप तो हमने कभी देखी नहीं है कि ऐसे गया पैराबोला सा बना है। ए ही होगा वैसे तो, और ए आपने ग्राफ देखा भी है। 1s का आप जाओ तो पीछे जाओ देखोगे कि 1s का जो हमने प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर का ग्राफ बनाया है वो ऐसे ही बना है, क्योंकि इसकी रेडियल नोड कितनी है 0, तो एक भी बार आपका एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो यही आपका प्रोबेबिलिटी और आर का ग्राफ है। तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। जेईई एडवांस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। तो आपको जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चन करा दिए, नीट के करा दिए, जेईई मेंस के करा दिए, कुछ नहीं बचा यार। 2017 का क्वेश्चन करके आना, और एक डीपीपी, आज लास्ट डीपीपी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की मिलेगी, उसे भी बैठ के कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ आपका पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर खत्म होता है। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आज आप इसकी डीपीपी अच्छे से कर लेना, मैंने 4-5 डीपीपी दी है इस चैप्टर में, और सारी की सारी आज कंप्लीट कर लेना नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने से पहले, ठीक है। तो बस जाओ अब डीपीपी प्रैक्टिस करो। मैं भी जाता हूँ, थोड़े बाल उल कटा लेते हैं, हेयर कटिंग करा लेते हैं, ठीक है, भालू से बने हुए हैं, है ना। तो जाता हूँ मैं भी, कटिंग करवा लेते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। आई होप आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में मजा आया होगा, सारे क्वेश्चन अब आपसे हो रहे होंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।